एपिसोड 271 रिड्रंश एट गन पॉइंट। पंडित जी मंत्रों का उच्चार शुरू करते हैं कि तभी सबके कानों में एक नफरत भरी आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी क्या है दिग्विजय राय चौहान, अभी तो बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। इस आवाज को सुन सबकी निगाहें मंदिर की चौखट पे चली जाती है, जहां एक 55 से 60 साल का आदमी अपने आंखों की नफरत की आग लिए सारे चौहान परिवार को घूर रहा था। दिग्विजय जी की नजरें जब उस आदमी पे जाती है तो उनके मुंह से आचार्य से निकलता है, हितेश भारद्वाज यहाँ। वो आदमी और कोई नहीं हितेश भारद्वाज था, दिग्विजय जी और रुद्र का पुराना दुश्मन, क्योंकि उनकी वजह से उसके काले कामों में दखल अंदाजी होती थी और साथ ही उनकी वजह से उन्हें हर बार मुंह के बाल गिरना पड़ता था। वो शुरू से चौहान परिवार के दुश्मन बनने बैठे थे, लेकिन दिग्विजय जी और रुद्र की वजह से वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। उनके ठीक पीछे उनका बेटा आदिल बड़े ताव से खड़ा था। ये वही लोग थे जिसका जिक्र अन्या ने आयुष से किया था। दोनों बाप बेटे की निगाहों में एक अलग सी बुरी नीयत थी, जो उनके आंखों उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। हितेश जी अपना नाम दिग्विजय जी के मुंह से सुन एक होठों पे टेढ़ी मुस्कान लिए अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए कहता है, वहां माना पड़ेगा यदस्त और किस्मत दोनों तेज है अब तक मिस्टर दिग्विजय राय चौहान। अब तक सारा परिवार अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ उन दोनों बाप बेटे को कुछ हैराना और असमंजस भरी निगाहों से देख रहे थे। दिग्विजय जी को उन बाप बेटे को देख कोई अनहोनी का भान हो रहा है, क्योंकि वो जानते थे अगर वो सामने यूं उनके खड़े होने की हिम्मत की है तो जरूर अपने नापाक इरादों के साथ आए होंगे। हितेश जी उनकी ओर आगे बढ़ते हैं कि दिग्विजय जी अपने चड्डी को काश कर पकड़ थोड़े तेज कदमों से चल ठीक उसके सामने एक दीवार बने खड़े हुए उसे घूरते हैं। ये देख मिस्टर भारद्वाज की निगाहों में एक अजीब सी खुशी आ जाती है, क्योंकि वो साफ देख पा रहे थे दिग्विजय जी निगाहों में वो डर। वो बड़े आराम से उनके कंधे पर हाथ रख एक कुटिल मुस्कान लिए कहते हैं, बड़े दिनों बाद हमारा अमाना समान हुआ मिस्टर दिग्विजय राय चौहान। दिग्विजय जी के कंधे पर यूं बेफिक्र अंदाज में हाथ रखते देख रेहान का खून खोल जाता है। वो गुस्से में रुद्रंश को साची की गोद में दिए जैसे ही आगे बढ़ने को होता है कि अभय जल्दी से उसका हाथ पकड़ उससे रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि रेहान का गुस्सा की वजह से कहीं बात न बिगड़ जाए। दिग्विजय जी मिस्टर भारद्वाज के हाथों को अपने कंधे से अपनी छड़ी से की मदद से एक झटके में झटकते हुए गुस्से में दहाड़ते हुए कहते हैं, हितेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये एक मंदिर और यहाँ शैतानों का आना माना है। चुपचाप जैसे आए हो वैसे लौट जाओ, वरना दिग्विजय राय चौहान ने सिर्फ मैदान छोड़ा है, हौसला और ताकत अब भी वही है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना बोल दिग्विजय जी अपनी छड़ी से उससे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये देख मिस्टर भारद्वाज एक नज़र बाहर को ताकते हुए अचानक ही हंसने लगते हैं। हंसी ऐसी कि पूरे मंदिर में एक नकरमकता जैसा माहौल बन गया हो। वो हंसते हुए अचानक ही सीरियस अंदाज में कहते हैं, जवानी गई लेकिन बूढ़ा का जोश नहीं गया। उसका इतना ही बोलना था कि रेहान अब बेकाबू हो गया। वो अभय का हाथ झटकते हुए सामने आता है और एक जोर का पंच उसके मुंह पे मरते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी की इंसल्ट करने का? बहुत शौक है न हंसने का, आज तेरी सारी हंसी निकल दूंगा। इतना बोल वो मरने लगा कि मिस्टर भारद्वाज का बेटा आदिल और उसकी गुड्स रेहान की दूर करते हैं। अभय और शौर्य भी रेहान को संभालते हैं। माहौल काफी गर्मगामी में आ चुका था। दिग्विजय जी बीच में आते हुए गुस्से से मिस्टर भारद्वाज कहते हैं, हितेश बेहतर होगा यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना। दिग्विजय जी इतना कहते हैं कि अपने गुड्स को बुलाते हुए उन्हें सबको बाहर करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आचार्य की बात ये थी कि उनके ऑर्डर पे उनके गुड्स एक इंच भी नहीं हिलाते। ये देख दिग्विजय जी गुस्से में कहते हैं, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? बाहर निकालो इस आदमी को यहाँ से। लेकिन अब भी कोई गुड्स एक इंच भी नहीं हिलाता। ये देख दिग्विजय जी के साथ सब थोड़ा हैरान हुए कि तभी आदिल अपने पिता को संभले उन्हें खड़ा करता है और दिग्विजय जी के सामने चुटकी बजते हुए काफी रूखे लहजे में कहते हैं, ओह बूढ़े इधर देख। इतना बोल वो जोर से चिल्ला है, गुड्स। आदिल की आवाज सुन सारे गुड्स हरकत में आए अपना अपना गन पूरे चौहान परिवार के आगे तान देते हैं। ये देख तो सब हैरत में पड़ जाते हैं कि चौहान परिवार के गुड्स उस आदिल के ऑर्डर कैसे मान सकते हैं। वही राजवेंद्र जी पहले तो इस पल का मजे ले रहे थे, लेकिन जब बाजी ऐसे पलटते देख वो चुपचाप अपना साइड पकड़ अपनी पत्नी के साथ खड़े हो जाते हैं। शायद जरूरत पड़ने को वो मिस्टर भारद्वाज का भी साथ दे दे, लेकिन वो अभी किसी भी बाजी से खेलना नहीं चाहते थे। वही सीध थोड़े आचार्य से ये सब देख रहा था। दिग्विजय जी की इंसल्ट देख उससे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी भी मुठिया काश चुकी थी, लेकिन नीतियां ये सब थोड़ी डरी सी सीध में बाजू पकड़ी हुई थी ताकि वो उससे इस सिचुएशन में बढ़ने से रोक खुद को सेफ रखे।
आदिल बड़े एक्शन से दिग्विजय जी के सामने खड़े होते हुए कहता है, ओए चौंक गए ना बूढ़े। यही सोच रहे होगे कि तेरे आदमी मेरे कैसे हुई। मैं बताता हूँ, यूँ मेरे आदमी है और तुम्हारे उनका तो शायद आज राम राम सत्य हो चुका है। आदिल सबकी तरह देखते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, और आज मैंने और डैड सोचा कि इस अग्निकुंड में आज पूरे के पूरे चौहान परिवार के नाम को राम राम सत्य कर दे। इतना बोल वो दिग्विजय जी को एक जोर का पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे वो संभाल नहीं पाते। ये देख सब हैरान हुए। उन्हें संभलने के लिए बढ़ते हैं कि सीट पहले ही सिचुएशन को भापे नीतिया का हाथ एक झटके में झटकते हुए आगे बढ़ दिग्विजय जी को संभाल लेता है। एक पल के लिए ये देख सब के सब सुन से पड़ जाते हैं, लेकिन सीट को यूं उन्हें संभालते देख सब कुछ राहत की सांस लेते हैं। आकाश जी जल्दी से अपने पिता को संभाले उन्हें साथ खड़े होते हैं। वही रेहान ये सब देख अपना आपा खो चुका था। वो गुस्से में बढ़ता है और एक जोर की लात आदिल के पेट में मारता हुआ उसे नीचे गिरा देता है और जमीन पे बैठ उस पे मुंह के देने लगता है। ये देख मिस्टर भारद्वाज सताखे में आ जाते हैं और सारे गार्ड्स को रेहान को कंट्रोल करने के लिए भेज देते हैं। ये देख अब शौर्य ताबिश अभय उन्हें भी काफी गुस्सा आ चुका था। वो शौर्य और तविश तो पहले ही मैदान में खुद जाते हैं, लेकिन अभय के लिए ये नया, वो कभी किसी ने लड़ाई नहीं करता था, लेकिन आज वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। ये देख तो शौर्य और तविश को मजे आने लगे थे। वो तीनों सारे गार्ड्स को धो रहे थे तो वही रेहान अब आदिल पे टूट चुका था। पल भर में शांति पूजा का अस्त्र एक अलग सा युद्ध का मैदान बन चुका था। ये देख भारद्वाज जी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे के छुड़ाने के लिए एक रोड लिए रेहान पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी कोई पीछे से आकर बड़े मजबूती से उनका वो रोड पकड़ लेता है। ये एहसास होते ही मिस्टर भारद्वाज गुस्से में जैसे ही पीछे पलटते हैं कि अचानक ही उनकी निगाहें दो जोड़ी गुस्से में दहकती आंखों से जा मिलती है। इस एक पल में ऐसा लगता है मानो उनकी रूह को कपापा देने वाली आहत हुई हो। अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है, रुद्र राय चौहान। मिस्टर हितेश भारद्वाज पहले से जानते थे कि ये इंसान भी रुद्र के अक्ष में वहां मौजूद था। वो रुद्र नहीं बल्कि कोई और है। उन्होंने यहाँ आने से पहले इस बात की पुष्टि भी की थी, लेकिन अभी जिस हालत में जिस इंसान को वो अपने सामने देख रहा था, वो बिल्कुल उससे रुद्र की याद दिला रहा था। वो वही था जिसके सामने आने से अब उनकी रूहें कांप जाए। सीधे एक झटके में उनका रोड छीन दूर फेंकते हुए उनके जबड़े को एक झटके में अपने हाथों में दबोच उन्हें पीछे धकेलते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, हिम्मत है तो सामने से वार किया करो और ये बुजदिलपंती अपने घर में दिखाया करो, समझे। इतना बोल सीड एक झटके में उन्हें छोड़ देता है, जिससे वो संभाल नहीं पाते हैं। मिस्टर हितेश भारद्वाज जी तो जैसे सदमे में चले जाते हैं। आसपास का माहौल देख उन्हें कभी नहीं लगा कि वो यूं इतना करने के बाद भी हार जाएगी। ये सब सोच वो थोड़े बेकाबू हो चले थे। वही कुछ दूर पीछे खींचे लोग मिस्टर बेदी और उनकी पत्नी की सब देख रहे थे। मिस्टर बेदी के भाव ऐसे थे कि चौहान को यूं जीते देख उन्हें मजा नहीं आ रहा था। नीतिया अपने पिता को यूं शांत देख बेचैन हुए कहती है, डैड आप चुप क्यों हैं? कुछ करे। ये सीट चौहान परिवार के साथ ऐसे खड़ा है जैसे वो उनका बेटा हो। ये सुन राजवेंद्र जी एक नज़र अपनी बेटी पर डालते हैं, फिर कुछ सोचने लगते हैं कि उनकी नज़र दूसरे साइड पे खड़ी साची पे जाती है, जिसकी गोद में रुद्रांश दुबका हुआ था। ये देख राजवेंद्र बेदी के शैतानी दिमाग में कुछ आता है और साथ ही उनके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पत्नी और बेदी को वही खड़े रहने का बोल धीरे से साची की तरफ बढ़ जाते हैं और एक जानबूझकर एक आदमी को पकड़ सिचुएशन का एडवांस लिए उस साची की तरफ धक्का से देते हैं, जिससे साची का बैलेंस बिगड़ जाता है और रुद्रांश उसके गोद से छूट नीचे गदे पर गिर जाता है, जिससे रुद्रांश की दरी सहमी सी तेज आवाज आती है, चीची माँ। साची ये देख बहुत जायद घबराई हुई जैसे आगे बढ़ती है कि अदिल जिसका ध्यान उस और अंश की आवाज से पड़ा था, वो मौके का फायदा उठाते हुए रेहान को धक्का दिया जल्दी से अंश को अपने कब्जे में कर लेता है। ये देख सारा परिवार जैसे सदमे में चला जाता है। मिस्टर हितेश भारद्वाज जल्दी से अपनी गन आदिल को पास करते हैं और आदिल गन को सीधा रुद्रांश पे पॉइंट कर देता है। एपिसोड 272 अन्य रूडर राय चौहान इज बैक। सारा परिवार जैसे सदमे में चला जाता है। मिस्टर हितेश भारद्वाज जल्दी से अपनी गन आदिल को पास करते हैं और आदिल गन को सीधा रुद्रांश पे पॉइंट कर देता है। ये देख सब गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं कि अदिल गन अंश पे ताने उन्हें आगे न बढ़ने की वार्निंग देता है। अंश की जान खतरे की देख सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आदिल जल्दी से अपने गार्ड्स को सारे लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देते हुए गुस्से में अंश पे बादुक ताने सबको डराए कहता है, कोई होशियारी नहीं, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज तुम सबसे पहले मैं इसकी बाली दूंगा।
फिर अंश के जबड़े को काफी बेरहमी से दबोचता है, जिससे अंश की दर्द भरी आवाज आती है, आह मम्मा। ये देख रेहान, सीड सबका खून खोल जाता है। सब बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन गार्ड्स की वजह से बढ़ नहीं पाते हैं। सिचुएशन पल भर यूं बिगड़ते देख सब परेशान रह जाते हैं। रेहान चीख मरते हुए कहता है, आदिल ये तुमने अच्छा नहीं किया, छोड़ दे रुद्रांश, वरना उसके बाद जो होगा तुम सोच भी नहीं सकता। आदिल उन धमकियों के मजे लेते हुए कहता है, वह धमकी, वो भी इस हाल में, जब तुम सबकी जान से भी प्यारी चीज मेरे गन पॉइंट पे है। सोचो अगर मैंने टेगर दबा दिया तो फिर क्या होगा। इतना बोल आदिल हंसते हुए अपनी उंगली से टिगर से खेलता है। ये देख तो सब डर से जाते हैं। अगर उस गन पॉइंट पे कोई और होता था तो शायद सब कोई रिस्क भी लेना चाहते थे, लेकिन रुद्रांश की जान के आगे वो लोग खुद को मिटा सकते थे। ये बात उस बाप बेटे को बेहतर से खबर थी। अंश ये सब देख बहुत डर गया था। वो बच्चा बहादुर भले ही था लेकिन था तो बच्चा ही। अन्या ने कभी उससे ऐसी सिचुएशन में पड़ने ही नहीं दिया था। ऐसा डर रुद्रांश ने कभी नहीं देखा था। वो डरा सहमा बस रोते जा रहा था और अपने हाथ फैलाकर बस उन्हें पुकार रहा था, चाचू मुझे बचाओ, चाचू, चीची माँ मुझे बचाओ, बड़े दादा। अंश को यूं रोते देख सबकी तो जैसे जान अटक चुकी थी। साची का हाल रुद्रांश को यूं देख बेहाल हो चुका था। वो खुद को दोषी दे रही थी कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन ऐसे कैसे भीग गई। सीड भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जैसे अब वो अंश एक पल भी वैसे रोते नहीं दे सकता। मिस्टर हितेश भारद्वाज सबका हाल देख हंसते हुए कहते हैं, वहाँ बहुत मजा आ रहा है। सबको यूं देख बहुत बातें करते थे न हिम्मत हौसले का दिग्विजय राय चौहान। क्या हुआ सबका, हवा निकल गई। अपनी जान से भी कीमती अपने पर पोते को यूं मौत के मुंह में देख दिग्विजय जी के आंखों आंसू छलका आए थे अंश को खोने डर में। वो अब ऐसी कोई चीज अब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो अपने पोते के बाद उनकी निशानी हरगिज नहीं खो सकते थे। अगर उसने कुछ हुआ तो वो अन्या का क्या जवाब देंगे। ये सब सोच दिग्विजय जी अपने हाथ जोड़ विनती स्वर में कहते हैं, हितेश देखो तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। तुम चाहो मेरी जान ले लो, बस रुद्रांश को छोड़ दो। तुम जो चाहोगे हम वो देंगे, बस उससे छोड़ दो। हितेश जी दिग्विजय जी की बात सुन उनकी बात को करेक्ट किए अपने जीभ से अपने मुंह में चुटकी सी बजाय न में सिर हिला कहते हैं, ना 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 दिग्विजय राय चौहान, मेरी दुश्मनी सिर्फ तुमसे नहीं तुम्हारे चौहान परिवार से। पहले तुमने मेरे काम में टांग लड़ाया, फिर तुम्हारे पोते ने, और अब तुम्हारी बहू ने मेरे बेटे को सबके सामने कुत्तों जैसा धोया और उससे जेल भेजवा दिया। समझती क्या है वो खुद को। उसे तो आज मैं खून के आंसू रोलूंगा। जब अपने सास के श्राद्ध में वो अपने पूरे परिवार की चिता को अकेले अग्नि देगी न, तब मजा आएगा। उसकी उम्र बीत जाएगी तुम सबकी अश्तियाँ बटोरते बटोरते। इतना बोल वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने बेटे को ऑर्डर दिए कहते हैं, अदिल शुरू करो ये मौत का तांडव इस छोटे से टिंडे की आहुति से। ये सुन अदिल हंसते हुए हाँ में सिर हिलाता है और अपना गन लोड कर रुद्रांश पे तानता है कि सीध गुस्से में भरे उन गार्ड्स को पीछे छोड़ कहता है, छोड़ दो रुद्रांश को, अगर उससे एक खरोच भी आई तो आज तुम बाप बेटे के जिंदगी आखिर पल होगा। छोड़ दो उससे। सीध का गुस्सा और वो रौद्र रूप देख तो मिस्टर भारद्वाज भी दंग रह गए, लेकिन उनके मन को ये शांति कि ये रुद्र नहीं, इसलिए वो एक टैडी मुस्कान के साथ पूछे खड़े बेदी जी से कहता है, मिस्टर बेदी, रुद्र राय चौहान के अक्ष को पाकर आपका वफादार लगता है खुद की पहचान भूल गया है। बेहतर होगा संभाल ले, वरना चौहान परिवार के साथ मुझे इसके समाधि बनने में कोई दिक्कत नहीं। उनकी धमकी सुन सीट पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नीतिया बहुत घबरा गई। वो जल्दी से सीट की बाजू पकड़ उससे पीछे खींचने लगी, पर जैसे वो हटने को तैयार नहीं था। ये देख तो राजवेंद्र जी कुछ परेशान से हो गए। आदिल ये देख रुद्रांश के गले को पीछे से दबोच एक झटके में उससे हवा में उठा देता है, जिससे रुद्रांश को अब सांस लेने में तकलीफ सी होने लगी। सब ये देख डर से गए। सीड उसकी ये तड़प देख खुद भी मजबूर सा होने लगा। उससे न चाहते हुए भी अपने कदम उसकी जान की हिफाजत के लिए पीछे खींचने पड़े। आकाश जी, साची सब रुद्रांश को छोड़ने के लिए भीख मंगाने लगे, लेकिन मिस्टर भारद्वाज और उसके बेटे जैसे मजा अब आने लगा। दिग्विजय जी ये सब देख अपने कदम आगे लेते हैं और एक झटके में अपनी छड़ी को छोड़ देते हैं और अपना हाथ उनके आगे जोड़े अपने घुटनों पर आ जाते हैं। दिग्विजय जी का ये एक्शन सबके लिए आश्चर्य से भरा था। आज तक दिग्विजय राय चौहान ने कभी अपने घुटने नहीं टेक थे। ये चौहान परिवार के लिए बहुत शर्मनाक और दुश्मनों के लिए एक प्राउड मोमेंट था। रेहान को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उन बाप बेटे को देख कहता है, आज तुम दोनों ने अपने मौत को दावत दिया है।
जिन दो इंसान आज तुमने छूने की हिम्मत की, आज वो सिर्फ मौत तक ले जाएगी, देख लेना। ऐसी मौत जिसकी तुम दोनों बाप बेटे की रूह कौंप जाएगी। भाभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, अगर उन्हें भनक भी लग गई। बेहतर होगा तुम रुद्रांश को छोड़ दो। रेहान की धमकी सुन आदिल हंसते हुए अपने पिता से कहता है, देख रहे हैं डैड, जिस चौहान परिवार का रुतबा शान ऊंचे आसमान जैसा था, आज कोई जमीन पर। दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए, है तो कोई हवा में। रुद्रांश को मजबूती से दबोचे हवा में लहराते हुए कहता है। कोष्टक, जिससे रुद्रांश की बहुत तकलीफ होती है तो मुश्किल से अपना हाथ बढ़ा रोते हुए कहता है, दादू बच्चों मुझे बचाओ। रुद्रांश तकलीफ देख रेहान वापस से चिल्ला है, लेकिन उन बाप बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख दिग्विजय जी अपना हाथ जोड़े आंखों में आंसू लिए विनती स्वर में कहते हैं, हितेश छोड़ दो मेरे पोते, हमारी दुश्मनी में उसे क्यों बीच में खींच रहे हो। छोड़ दो उस नन्ही सी जान को, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। हितेश जी आगे बढ़ दिग्विजय जी को एक तीखी नज़र से देखते हुए कहते हैं, वो भी लेंगे मिस्टर दिग्विजय राय चौहान, लेकिन पहले मैं तुम सबकी आंखों की वो तड़प तो देख लूं। इतना बोल वो अपने आदमियों को इशारा करते हैं, जिसकी वजह से सारे आदमी उस सब को जबरदस्ती घुटने टेकवा देते हैं। फिर रेहान के आस आते हुए उसके जबड़े को दबोच कहते हैं, बहुत आग है न तेरे अंदर, चल आज यही आग और गुस्सा लिए अपने दादा के गालों पे चाटे बरसा। ये सुन रेहान एक झटके में अपना मुंह छोड़ा गुस्से भरी आवाज में कहता है, कभी नहीं, मार जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। रेहान की बात सुन मिस्टर भारद्वाज जी अपनी दोनों भुएं उठा अपना सिर हल्का सा हिला आदिल की तरफ देखते हैं, जिससे आदिल रुद्रांश के गले पर अपनी पकड़ और काशते हुए उस पर अपनी गन चलने का इशारा करता है। ये देख सब चुप से हो जाते हैं। दिग्विजय जी ये देख घबराते हुए रेहान से कहते हैं, रेहान जो बोल रहा है करो, हम रुद्रांश की जान पे रिस्क नहीं ले सकते, हम अन्या को क्या जवाब देंगे। रेहान ये लाचारी में कहता है, दादाजी अगर मैंने इनका कहना मान लिया तो मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा। आप जानते हैं उन्हें, आपकी इज्जत के लिए उन्होंने कभी आपका सिर नहीं झुकने दिया है। न जाने भाभी कहाँ है, अगर वो होती तो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होती। उनकी बात सुन हितेश जी का पारा चढ़ने लगा। वो गुस्से में उनके बीच आए कहते हैं, ओह दादा पोते का प्यार, लगता है इस प्यार के चक्कर में आज अपने खानदान के चिराग को खोने की तैयारी में हो। तो ठीक यही सही, आदिल छीन ले सबकी जिंदगी, और सबसे पहले इस छोटे टिंडे की। इसकी माँ का कर्मों का फल तो बेटे को चूकना होगा, मार दे इससे। इतना बोल आदिल को इशारा किया आराम से पीछे हटते हैं। आदिल एक झटके में रुद्रांश को जमीन पर पटक उस पर गोली चलने के लिए अपनी गन तानता है। ये देख सब डर जाते हैं। दिग्विजय जी खुद के गालों को एक दो जोड़ की तमाचा लगते हुए हितेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं, रुद्रांश के लिए भीख भागते हैं। इस पल को देख सबके आंखों में आंसू छलक आए थे। सीड भी लाचार सा कब से मौके की तलाश में था। दिग्विजय जी को यूं करते वो उन्हें जल्दी से रोकता है और उन्हें संभला। साथ ही हितेश जी एक नज़र अपनी घड़ी को देख आदिल को जल्दी करने का कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक डर की टिकटिकी थी। आदिल ये देख हंसते हुए कहता है, ओ ये बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, अब बारी है असली एक्शन की। इतना बोल वो रुद्रांश पर अपनी गन लोड किए उससे कहता है, सुन टिंडे, तेरी माँ तो नहीं है यहाँ, इसलिए मरने से पहले याद कर ले, सुनना माँ में मोक्ष मिलता है। इतना बोल आदिल गन की टेगर दबने को होता है। आए सबके बीच रुद्रांश रोते सुबकते सबको देखता है, फिर डर से अपनी आंखें मिच लेता है, साथ ही डर से चीख मारता है, माँ। एक जोर की हवाओं में जैसे गन की फायर की आवाज गूंज उठती है और रुद्रांश जमीन पर गिर जाता है। ये देख एक पल के लिए सबकी दुनिया थम सी जाती है, आंखों से आंसू छलक आते हैं। सीड अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाता और एक झटके में उन गुंडों को खुद से दूर झटकते हुए घुटनों के बाल खिसकता हुआ रुद्रांश के पास आता है और रुद्रांश को जमीन से उठा उससे अपने सीने से लगा लेता हुआ एक जोर की चीख मारता है। उससे तो मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस छीन ली हो किसी ने और दिल अपनी धड़कन खो गया हो। तभी रुद्रांश भी डर से सीड में चिपके हुए कहता है, डैडी। ये सुन सीड रुद्रांश को देखता है तो वो अपनी छोटी छोटी टिमटिमती आंखों से उससे देखता है। सीड उससे चेक करते हुए देखता है, वो बिल्कुल ठीक था। ये देख सीड के दिल को सुकून आता है। वो उसके माथे को काशकर चूम दोबारा अपने सीने से लगा लेता है। पर सवाल ये था, गोली तो चली थी। ये सोच वो साइड में देखता है तो आदिल जमीन पर दर्द से कहराते हुए गिरा हुआ था और उसके हाथों से खून बह रहा था। सब इतना जलाबाजी की पलक झपकते हुए हुआ था कि किसको खबर ही नहीं थी। मिस्टर हितेश भारद्वाज तो अपने बेटे को ऐसे देख दंग रह गए थे। उन्हें तो समझ नहीं आया कि रुद्रांश पे चलने वाली गोली उनके बेटे पर कैसे चली।
एक पल के हुआ क्या, सब इस बात को लिए सोचते हुए साइड में देखते हैं तो एक उन्हीं में से बॉडीगार्ड ने आदिल पर गोली चलाई थी। ये देख मिस्टर हैरान रह जाते हैं। वो गुस्से में कुछ कर पाते कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है और जोर के पंखे की आवाज आती है। साथ ही काफी सारे टायरों के खिसके की आवाज आती है। उस आवाज को सुन सबकी निगाहें बाहर की ओर खुद ब खुद चली जाती है। आसमान से उतारा चोपर मंदिर के बड़े से मैदान में उतारा है और गाड़ियों की एक बाद एक की कतार से लगभग 50 बॉडीगार्ड उतरते हैं और एक झटके में मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ बॉडीगार्ड चोपर के पास भी खड़े हो जाते हैं। चोपर का गेट खुलता है और सबसे पहले जियान उससे बाहर निकलता हुआ आगे बढ़ सबको कुछ इशारा करता है और तभी मेन डोर खुलता है और उसमें अन्या बाहर आती है। चेहरे पर कठोरता की ऐसी परत की खुद की असल पहचान से हो बेखबर। आंखों में तबाही और चेहरे को कठोरता लिए वो अपने कदम मंदिर की ओर काफी बढ़ने लगती है। सारे आदमी सहती जियान और जैन दोनों अन्या के पीछे चल देते हैं। अन्या ने इस वक्त एक पलती सी क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर 2 लाइन मोतियों की थी। उसने आज बालों को एक ढीले जुड़े में बंधा हुआ था जो उसके कंधे पर झूल रहे थे। कुछ लाटे हवाले में बहते हुए उसके आसपास मंडरा रहे थे। चेहरे कोई मेकअप नहीं, लेकिन आज वो इस सादगी में भी संघरंगी के रूप में थी। वो गुस्से की आग की भरी मंदिर की सीढ़ियों को चलते उनके बीच अपने कदम लेती है। अन्या को वहां देख जहां चौहान परिवार के दिल तसल्ली थी तो वही किसके आंखों में न खुशी तो किसके रूह को डर समा चुका था। एक वक्त पर एक औरत का ऐसा रूप शायद ही किसी ने देखा हो। एपिसोड 273। एक धमका। अन्या अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए गुस्से सांसें भर जमीन पर गिरे अदिल को देख रही थी। अन्या को वहां देख अदिल को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने बेजाती को वो भुला नहीं था। वो गुस्से में अपने जख्मी हाथ को संभले उठता है ताकि उससे मार सके, उसे बदला ले सके। उससे अब तक खबर नहीं थी कि बाजी अब उसके हाथ में नहीं, लेकिन वो उसकी तरफ अपने गुस्से में बढ़ता है कि अन्या भी खुद अपने कदम अदिल को घूरते हुए आगे बढ़ती है और आदिल अन्या पे वार करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाए अपना हाथ उठता है कि एक झटके में अन्या अदिल का हाथ पकड़ उससे मडोती हुई उसके माथे को पिलर पर जोर की जा मरती हुई उसके गले को दबोच आगे बढ़ती है, जिससे अदिल के सिर पर से खून बहने लगता है। अन्या उसका वही लहू भरा माथा कौशालिया जी के हवन की जलती अग्नि में झुकती है। आदिल के माथे से रिसता एक खून की बूंद उस अग्नि में जा गिरता है और उसकी ज्वाला हवाओं में एक पल को लिपसी जाती है, जैसे आज अग्नि भी अन्या की दी गई आहुति को खुशी खुशी स्वीकार करता है। ये सब इतना जल्दीबाजी में हुआ कि किसको को कुछ समझ नहीं आया, यहाँ तक कि अदिल को भी नहीं। अन्या आदिल हाथ मडोड़े उसके बालों को दबोचे उससे खींचकर दूसरे पिलर पे धकेलती है और उसके गले को दबोचे उसके सामने खड़े हुए उससे उसकी मौत भरी निगाहों से देखने लगती है। एक पल में खुद की ये हालत देख अदिल खुद की डर जाता है और अन्या का वो रूप उसके रूह तक को कपाने के लिए काफी था। अन्या उसकी आंखों में आंखें डाल अपने दांत पिसते हुए कहती है, कहा था मैंने, दोबारा मौका देना। अन्या रुद्रराय चौहान फितरत नहीं है मिस्टर अदिल भारद्वाज। आज तुमने जो किया उसकी सजा कोई कानून नहीं बल्कि मैं खुद देती है, जिससे बच पाना तुम्हारे 7 जन्मों में भी नामुमकिन है। इतना बोल अन्या अपनी पकड़ अदिल के गले में कसने लगती है। ये देख मिस्टर हितेश भारद्वाज की जान सुखाने लगती है। वो गुड्स पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, छुड़वाओ मेरे बेटे को। मिस्टर भारद्वाज के चिल्लाने पर भी एक गार्ड्स अपने जगह से टाश से माश नहीं हुआ। ये देख वो हैरान रह जाते हैं। वो एक नज़र जियान को देखते हैं जो उन्हें देख कुटिल छोटी मुस्कान दे रहा था। मिस्टर भारद्वाज ये देख सब समझ परेशान से हो जाते हैं क्योंकि अब बाजी पल भर में अन्या के हाथ में थी, क्योंकि वो गार्ड्स जो कुछ देर पहले उसके इशारों पे नाच रहे थे उसमें कुछ अन्य के गुड्स पहले से मौजूद थे और बाकी बचे को जियान ने पलक झपकते गायब करवा दिया था। अब चारों तरफ सिर्फ उनके गार्ड्स थे। अन्या एक नज़र अदिल को देखती है जो उसके हाथों में छोटे से चूजे जैसा फरफरा रहा था। वो एक झटके में अदिल को मिस्टर भारद्वाज के कदमों में फेरते हुए जियान से कठोर आवाज में कहती है, जियान माँ की बरसी की पूजा के लिए मेहमान आए हैं, इनका जरा अच्छे से ख्याल रखना, ध्यान रहे प्रसाद खाए बिना जा न पाए। ये सुन जियान हाँ में सिर हिलाता हुआ जैन और वो दोनों बाप बेटे को दबोच लेते हैं और मंदिर से दरवाजे के पास लिए जाते हैं। अन्या उन बाप को बेटे को साइड कर जैसे ही पलटी है कि रुद्रांश सीट की गोद से भागता हुआ अपनी माँ के पाँव से लिपट जाता है। अन्या जो भले ही कितनी कठोर क्यों न बने अपने जिगर के टुकड़े की जान खतरे में पाकर कितना डर गई थी एक वो ही जानती थी। वो झट से रुद्रांश को अपने गोद में उठा लेती है और उसके माथे को चूम ममता भर हाथ फेर पूछती है, बेबी आप ठीक हो ना। रुद्रांश न में सिर हिलाता हुआ
उसके गले से लग सुबकने लगता है। अन्या का दिल अपने बेटे को यूं देख कचोट सा जाता है, लेकिन वो खुद को मजबूत किए उससे होल्ड करते हुए आगे बढ़ती है और सबकी तरफ देख काफी शांत में कठोर भाव लिए कहती है, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। दादाजी डैड पूजा खत्म करे, इससे बीच में छोड़ना सही नहीं है। और वैसे भी हमारे कुछ मेहमान प्रसाद की राह देख रहे हैं। इतना बोल अन्या एक नज़र बेदी परिवार पे फिरते हुए आगे बढ़ पूजा में रुद्रांश को लिए बैठ जाती है। अन्या बिल्कुल सीट के बगल से निकलती थी, लेकिन उसने एक नज़र भी उससे नहीं देखा था। लेकिन सीट की नज़र सिर्फ अन्या पे टिकी थी। उसका गुस्सा, उसका रूप, उसका सादगी में छुपा ये अलग रूप सीट को काफी जान पहचान लगने लगा था। हो भी क्यों ना, जिस रूप वो देख रहा था वो उसका ही तो था। अन्या ने जो कुछ सीखा और किया था सब रुद्र के ही अंदाज थे। सब अपनी अपनी जगह अन्या के ऐसे कहने पर चुपचाप बैठ जाते हैं। सीड आगे बढ़ता है कि नीतियाँ पहले ही सीड को खींचकर अपने साथ बैठा लेती है। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। अन्या के चेहरे पर पूजा हुए कोई भाव नहीं था। वो बस एक नज़र उस अग्निकुंड कर देख रही थी। रुद्रांश अपनी माँ के सीने में छुपा हुआ था। जो कुछ हुआ रुद्रांश उसे काफी डर चुका था, लेकिन अपनी माँ के सीने से लग वो बच्चा भी खुद को महफूज महसूस कर रहा था। सारे लोग शांति से पूजा को संपन्न करते हैं। कुछ ही पालों में पूजा विधिवत खत्म होती है। वही दरवाजे के साइड में थोड़े ऊंचे बने जगह पर दोनों बाप बेटे को जियान के आदमियों ने पकड़ हुआ था। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, जिससे उनकी मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाए। जियान के इशारे पे दो गर्ड्स उन दोनों बाप बेटे पे लगातार थापर बरसा रहे थे। जायद जोर से नहीं कि वो आदमारे हो जाए, लेकिन इतनी ही जोर कि उन्हें हर थापर का दर्द का एहसास हो। जब तक पूजा चलती रही तब तक उनकी ये खातिरदारी भी चलती रही। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग अपनी जगह से उठते हैं। जियान उन्हें वापस लिए आता है। उनकी हालत देख तो राजवेंद्र बेदी के पीछे छूट गए थे। अन्या अपने गोद में लिए रुद्रांश को एक नज़र उन्हें देख जियान से कहती है, जियान प्रसाद तो उन्हें मिल गया है, तो इन्हें जानने दो। ये सुन सब हैरत से अन्या को देखते हैं। रेहान, जिसका उन बाप बेटे को देख खून खोल रहा था, वो अन्या की बात सुन आचार्य भाव में झलहट लिए कहता है, ये आप क्या कह रही है भाभी? आप इन्हें सब ऐसे ही जाने देगी? ये इनकी सजा नहीं होगी। आपको नहीं पता इस दोनों बाप बेटे ने क्या क्या किया है। दादाजी बेइज्जती की है, उन्हें घुटनों पर ला दिया, और तो और हमारे रुद्रांश की जान लेने की कोशिश की है। और ये सब होने बाद भी आप इतनी आसानी से इन्हें माफ कर रही है। आपका खून नहीं खोल रहा है इन्हें जान मरने के लिए। ये आप नहीं हो सकती। अगर आप इन्हें माफ कर रही है तो मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें। ये सुन अन्या उसकी तरफ देखती है। रेहान इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़ने को होता है कि अन्या उसका हाथ पकड़ उससे रोकते हुए कहती है, रेहान। रेहान अन्या के ऐसे रोकने पर बहुत जायद चिढ़ जाता है। वो गुस्से में पहली बार अन्या का हाथ झटकते हुए कहता है, भाभी मैंने आज तक आपकी बात नहीं काटी है, लेकिन आज नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। रेहान की बात सुन राजवेंद्र बेदी सामने आए रेहान से कहते हैं, अरे जब तुम्हारी प्यारी भाभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं तो तुम क्यों उड़ रहे हो? जाने दो, वैसे भी एक औरत क्या ही कर सकती है। तुम सबको बचाया है, हम बचाया, हम बहुत शुक्रगुजार है, पर ये बदला सजा ये सब औरतें के काम नहीं है, इसलिए तो मिसेज चौहान ने इन्हें जाने को कहा। राजवेंद्र बेदी की बातें रेहान के गुस्से को हवा दे रही थी। वो गुस्से में कुछ करता कि दिग्विजय जी उससे शांत रहने का कहते हैं। अन्या एक नज़र राजवेंद्र बेदी को देखती है तो वो उन्हें एक तीखी मुस्कान लिए देखते हुए अपने भौं उचका देते हैं। वो इस वक्त अन्या का मन ही मन मजाक बना रहे थे, क्योंकि अन्या की एंट्री पर लगा जरूर था कि अन्या बहुत बड़ा धमका करेगी या उस बाप बेटे को यही के यही मौत के घाट उतार देगी। लेकिन अन्या सबकी सोच के विपरीत उन्हें जानने को कह रही है। ये बात राजवेंद्र बेदी को अन्या की बेवकूफ़ी भरी लगी। अन्या राजवेंद्र के इशारों को इग्नोर किए अपने कदम उन बाप बेटे की ओर बढ़ती है। मिस्टर भारद्वाज तो थोड़े सहम चुके थे अन्या को देख, लेकिन उनका बेटा आदिल अब भी वैसे ही गुस्से में अन्या को घूर रहा था। अन्या उन दोनों बाप बेटे के थोड़े करीब आए धीरे से कहती है, मिस्टर भारद्वाज ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको माफ़ किया, नहीं बस शुक्रगुजार करिएगा भगवान का कि मैं इस वक्त मंदिर की चौखट के अंदर हूँ। जिस वक्त ये दहलीज पार हुई उस वक्त शायद आपके इस बेटे की सांसों का आखिरी वक्त हो, इसलिए मौका है, भागे जीते भाग सकते हैं, आप आज़ाद हैं। इतना बोल अन्या उन्हें एक तेज नजरों से देख अपनी एक आईब्रो उठा बाहर की तरफ इशारा करती हुई अपनी कदम पीछे हटते हुए तेज आवाज में जियान को ऑर्डर दिए कहती है, जियान छोड़ दो इन्हें। ये सुन जियान अपने आदमियों को इशारा करता है।
जिससे उन बाप बेटे को अपने अपने बंधन से छुटकारा मिल जाता है। मिस्टर भारद्वाज की निगाहें अब तक अन्या की आंखों में देख रही थी। उनके आंखों में अन्या की वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने अभी अभी उनसे कहा था। वो एक नज़र अन्या के कदमों को देखता है। आदिल तो छुटने के बाद अन्या की तरफ गुस्से से बढ़ता है कि मिस्टर भारद्वाज उससे पकड़ खींचते हुए कहते हैं, आदिल चलो यहाँ से, जल्दी बेटा जल्दी। आदिल गुस्से में अन्या को देख माना करता है, लेकिन मिस्टर भारद्वाज उससे खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। उन बाप बेटे को जाता देख अन्या की आंखों में एक देविल भाव आ जाते हैं, जो इस वक्त कोई नहीं देख सकता था। अन्या दिग्विजय जी की तरफ मुड़ते हुए कहती है, दादाजी आप सब घर लौट जाए, अब मैं रुद्रांश की मंदिर महादेवी के दर्शन करवा कर आजूगी। इतना बोल अन्या अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो वही रेहान इस वक्त आंख बबूला हुए जा रहा था। उसे पहली बार अन्या का फैसल सवाल हो रहे थे। वो गुस्से में भरे कहता है, क्या हुआ भाभी को? वो ऐसे नहीं थी, वो गलत सजा देने वाली थी। उन्होंने बस यूं जाने दिए उससे। उन्हें पता है क्या किया है उसने। फिर भी रेहान का गुस्सा देख अभय उसके कंधे पर हाथ रख उससे समझते हुए कहता है, रेहान शांत हो जा, भाभी पर भरोसा रख। अगर उन्होंने उसे छोड़ा है तो जरूर कोई बात होगी। तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, शांत हो जाओ। शौर्य थोड़े असमंजस में कहता है, यार हम सब समझ सकते हैं, इस वक्त सिचुएशन पर भाभी के फैसले पर सवाल हम नहीं कर सकते। अगर वो चुप है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से। आकाश जी रेहान को संभले कहते हैं, रेहान घर चलो, बाकी सवाल जवाब तुम घर में अन्या से कर लेना, यहाँ जायद देर रहना सही नहीं। इतना बोल आकाश जी रेहान का हाथ पकड़ते हैं कि वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, डैड मुझे कहीं नहीं जाना, मैं वो सब भूल नहीं सकता, और अगर भाभी उन्हें सजा नहीं देगी तो फिर सजा आज मैं दूंगा, और मुझे इस बात के लिए कोई नहीं रोक सकता। इतना बोल रेहान गुस्से में इधर उधर देखता है और पास खड़े गार्ड्स के हाथ से उसकी गन छीन बाहर तरफ जाने लगता है। रेहान की ये हरकत देख सब परेशान हो जाते हैं और उसके पीछे जानने लगते हैं। वही मिस्टर बेदी हर एक फैमिली ड्रामा एंजॉय किए रेहान को जाता देख खुश हो जाते हैं। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और चौहान परिवार को नुकसान पहुंचे, इसलिए वो भी उनके पीछे जल्दी जल्दी चले जाते हैं। वही मंदिर के अंदर अन्या रुद्रांश को गोद में लिए अपना सिर देवी माँ के आगे झुकती है और उनके आगे हाथ जोड़ सिर्फ सुर्खियाँ करती है। वो एकटक देवी की मूर्ति को देख रही थी कि तभी एक जोर के धमके की आवाज आती है। एपिसोड 274 आन्य का खतरनाक एंडजा। उस धमके की आवाज से बाहर आए सारे लोग हैरान रह गए थे। रेहान जो गुस्से में नीचे मिस्टर भारद्वाज के पीछे आ रहा था कि सीढ़ियों के नीचे उससे गार्ड्स रोक लेते हैं और आगे नहीं जाते, सब रेहान के पीछे आ जाते हैं। रेहान तो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो उन बाप बेटे को छोड़े नहीं, लेकिन गार्ड्स उससे आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। सब रेहान को समझा ही रहे थे कि तभी जोर का धमका की आवाज से सब एक पल को डर जाते हैं, फिर अगले पल सामने देख हैरान रह जाते हैं। मिस्टर भारद्वाज अपने बेटे को खींचते हुए कार की ओर ले जा रहे थे ताकि वो वक्त रहते यहाँ से फरार हो सकते, लेकिन तभी उनके कार के 5 कदम की दूरी में पे ही कार ब्लास्ट हुए हवा में होता है, जिससे वो दोनों बाप बेटा भी इस हादसे की वजह से थोड़े दूर जमीन पर जा गिरते हैं। दोनों इस वक्त शक्के में थे कि आखिर हुआ क्या। उन्हें चोट भी आ चुकी थी। ऐसे एक्शन की उन बाप बेटे की उम्मीद तक नहीं की थी। उन्हें तो उस जलती हुई कार को देख बस यही खौफ सता रहा था कि अगर वो 2 पल पहले उस कार में होते तो शायद वो भी इस कार के सहित हवा में उछालते हुए आग के लिपटों के बीच होते। दोनों बाप बेटे इस सदमे में होते हैं कि मिस्टर भारद्वाज के कानों में अन्या की बात गूंजती है और ससा ही उनकी हैरान परेशान निगाहें मंदिर के ऊपर के सीढ़ियों के पास जाती है, जहां उनकी निगाहें पड़ते ही अन्या मंदिर से बाहर आती है, गोद में रुद्रांश के लिए। वो एक उस तबाही को देख गुस्से से एकटक देखते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आती है। अन्या को यूं आता देख सीढ़ियों के पास खड़ा चौहान परिवार के आंखों में एक चमक सी आ जाती है। शौर्य रेहान के कंधे पर हाथ रख एक प्राउड स्माइल लिए कहता है, देख भाई मैंने कहा था ना, भाभी शांत रहने वालों में से नहीं बल्कि वार करने वालों में से, और खासकर जब बात हमारे परिवार और अंश की हो, सजा मिलनी तय है। शौर्य की बात सुन रेहान के चेहरे पर भी एक अजब सी खुशी चाह जाती है। रेहान अन्या को आगे बढ़ता देख खुद भी आगे आने को होता है कि गार्ड्स उन्हें रोक रिस्पेक्टफुली कहते हैं, सॉरी सर बट आप आगे नहीं जा सकते, ये मैडम के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। ये सुन रेहान के साथ बाकियों के भी मुंह बन जाता है, क्योंकि सबको अन्या के साथ वो लाइव एक्शन में साथ जो होना था, पर अफसोस उन्हें हीरो की आइडेंस बना जो पड़ा। पर इसका भी एक अलग मजा था। अन्या मंदिर से कदम लिए आगे बढ़ती है कि एक 10 गार्ड्स की टीम उसके पीछे आ जाती है।
सामने जियान खड़ा होता है। अन्या उसकी गोद में रुद्रांश को दिए उससे अपनी गन लेती है और आगे बढ़ जाती है। जियान अपने कदम दूसरे डायरेक्शन में लिए खड़ा हो जाता है ताकि रुद्रांश सबसे दूर रख सके। वो बच्चा अभी भी काफी डरा हुआ था। अन्या को अपनी ओर आता देख मिस्टर भारद्वाज की सांसें अटकने लगी। वो खुद को उठने की अपने बेटे को उठने की कोशिश करते हैं। इस हंसने में सबसे ज्यादा चोट अदिल को आई थी। उसका एक पाँव में बहुत गहरी चोट आई थी और साथ ही कमर में, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। मिस्टर भारद्वाज लाख कोशिश करते, पर अफसोस उनकी नियति ने भी अब हार मान लिया था। वो डर से बस अपनी मौत अन्या के रूप में देख कौप रहे थे। मौत का ऐसा रूप जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अन्या अपने हाथों में गन लिए मिस्टर भारद्वाज के सामने जा खड़ी हो जाती है और उसके गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से यूं घेर लेते हैं, जिससे चौहान परिवार समेत किसको वहां क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। अन्या अपने कदम आगे लिए मिस्टर भारद्वाज के पास बैठ अपने गन आगे लिए कहती है, ऐसी ही गन तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर तनी थी ना। मिस्टर भारद्वाज अन्या के सवालों का कोई जवाब तक नहीं दे पाए, जैसे आवाज उनके हलक में अटक चुकी हो। वो बस सहमे हुए उस गन को देख रहे थे कि अन्या ने एक झटके में अदिल का गला पीछे से दबोच उससे घसीटे हुए उसके बाप के सामने किए उस पर गंतन कहती है, कुछ ऐसा नजर था न मिस्टर भारद्वाज। अपने बेटे की जान को यूं मुसीबत में देख मिस्टर भारद्वाज बुखला गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो एक नज़र अन्या को देखते हैं तो कभी अपने बेटे को, जो अन्या की पकड़ से छुटकारा पाने की मुश्किल से कोशिश कर रहा था, क्योंकि उससे काफ़ी चोट आए ऑलरेडी से थी। अन्या की पकड़ वक्त के साथ अदिल पर और कस्ती का जा रही थी, जिससे अदिल की दर्द की अब सीमा पर होने का रही थी। ये देख मिस्टर भारद्वाज अन्या के सामने ही गिरे अपना हाथ जोड़ विनती स्वर में कहते हैं, मिसेज चौहान प्लीज आप मेरे बेटे को छोड़ दे। हम दोनों वादा करते हैं आज के बाद कभी तुम सबकी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। प्लीज उससे छोड़ दे। अन्या मिस्टर भारद्वाज की बात सुन गन आदिल के नेक पर ताने गुस्से में कहती है, मिस्टर भारद्वाज ये माफी आपको गलती करने से पहले सोचने चाहिए। याद करो वो पल जब किसी ने तुमसे ऐसी ही भीख मांगी थी। क्या तुमने छोड़ा था? नहीं न तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? कहते हैं न कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, तो फिर अन्या रुद्र राय चौहान कैसे मुकर जाएं? मिस्टर भारद्वाज नमे सिर हिलाए अन्या के सामने गिड़गिड़ाया हुए कहते हैं, नहीं मिसेज चौहान आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ। अन्या उससे यूं हाथ जोड़ता देख एक तंज भरी टेढ़ी मुस्कान लिए कहती है, शायद किसने तुम्हारे आगे भी जोड़ा था। बट इतना बोलते हुए अन्या अपनी गन चला लेती है। ये देख मिस्टर भारद्वाज तो सन रह जाते हैं। खून का कतरा जमीन पर बूंदों के अक्ष को नदियों की धार बदलते हुए गिरने लगता है। मिस्टर भारद्वाज की जैसे दुनिया थम सी जाती है और उनके मुंह से हवाओं में सन जैसी एक चीख निकलती है, अदिल। अन्या आदिल को एक झटके में छोड़ती है तो उसका घर सीधा जमीन पे जा लगता है। मिस्टर भारद्वाज कांपते हुए अपने बेटे के पास आते हैं और उससे देखने लगते हैं। अदिल का सिर अपनी गोद में लिए उससे देखने लगते हैं। अदिल की सांसें अब भी चल रही थी। अन्या ने उसके नेक में गोली मारी थी, जहां से खून धीरे धीरे बह रहा था। अदिल की सांसें चलते मिस्टर भारद्वाज थोड़े राहत में लिए अदिल को गले से लगा लेते हैं। अन्या उनकी खुशी देख उनके पास झुके धीमे स्वर में काफी गंभीर भाव लिए कहती है, मिस्टर हितेश भारद्वाज खुश है अपने बेटे को जिंदा देख, लेकिन अफसोस ये खुशी चांद पालों की रह जाएगी, क्योंकि अपने ही खून को अपने ही गोद में तिल तिल मौत करीब जाते देख वो दर्द होगा आपको, शायद हर खुशी फीकी पड़ जाएगी। ये सुन मिस्टर भारद्वाज आचार्य से अन्या को देखते हैं तो अन्या बस दोनों आईब्रो उचकते हुए मिस्टर भारद्वाज को एक डेविल स्माइल देती है। ये देख मिस्टर भारद्वाज जल्दी अदिल पे नजरें फेरते हैं, जिससे तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। मिस्टर भारद्वाज ये देख चिल्लाने लगते हैं, अदिल उठो बेटा, तुम कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, कोई हेल्प करो मेरी, हॉस्पिटल जाना है। ऐसे ही मिस्टर भारद्वाज चिल्लाने लगते हैं तो अन्या अपने होठों पर उंगली रख उन्हें चुप करवाते हुए कहती है, शुश मिस्टर भारद्वाज, यहाँ कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि ये मंदिर शहर बहुत दूर है और ऐसी जगह है जहाँ लोग नहीं दिखते हैं, और अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहे तो शायद जंगली जानवर जरूर आएगी आपकी हेल्प के लिए, बट मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए बाय। इतना बोल अन्या मुड़ने लगती है कि मिस्टर भारद्वाज अन्या के पास मदद की भीख मांगने के लिए बढ़ते कि अन्या तुरंत पलट जमीन पर लगातार 4 बार फायरिंग करती है, जिससे देख मिस्टर भारद्वाज की सांसें थम जाती है। कुछ वक्त के लिए अन्या उन्हें एक वार्निंग भरे लुक में गुस्से से देख वहां से निकल जाती है और चौपर की तरफ बढ़ जाती है, जहां कुछ दूरी में जियान अंश को लिए खड़ा था।
अन्या अपने गार्ड्स के साथ हावो को चिढ़ते हुए आगे बढ़ती है और हावो में ही अपनी गन जैन की ओर फेंकते हुए जियान से अंश को अपनी गोद में लेती है और चोपर पे सवार हुए वहां से पल भर में निकल जाती है। एपिसोड 275 डैडी मुझसे प्यार नहीं करते। अन्या का ये अंदाज वहां खड़े सारे लोग ने देखा था। सबकी नज़र मिस्टर भारद्वाज पर थी। वो सुन से बस अपने बेटे को तक रहे थे क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे। वो जगह वो वक्त सब अन्या के हक में जो थी, वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था और न ही मिस्टर भारद्वाज की अब वो हालत थी। दोनों बाप बेटे अपने मौत के करीब जो जा रहे थे। अपने बेटे को यूं मौत के गोद में देख अब मिस्टर भारद्वाज की भी हालत बिना सांसों के जीवन के समान था। जहां चौहान परिवार के चेहरे पर खुशी थी तो वही राजवेंद्र जी के चेहरे के तोते उड़े हुए थे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि अन्या कुछ ऐसा कर गुजर जाएगी। वो रूप वो पल शायद उन्होंने पहले बार एक औरत का देखा था। उससे नहीं लगा अन्या ऐसा कुछ सजा या कुछ यूं कर गुजरेगी। वो बस आवक से वहां खड़े रहे ना। रेहान की जब नजर राजवेंद्र बेदी पर पड़ी तो वो उनके चेहरे के उड़े रंग को देख उसके मजे लिए उनके पास आते हुए उनके बगल में खड़े हुए अनजान बने कहता है, क्या हुआ मिस्टर राजवेंद्र बेदी, आप ठीक है? या भाभी की पावर और एटीट्यूड देख कहीं आपकी सांस तो अटक गई? रेहान की बात सुन राजवेंद्र बेदी एक नज़र उससे देख अपनी नजरें झुका इधर उधर देखने लगता है। रेहान को उनको ऐसे देखकर बड़ा मजा आया, लेकिन अब तक वो उन शब्दों को भी नहीं भूला था जो मिस्टर बेदी ने मंदिर में कहा था। रेहान थोड़ा झुके उनके कंधे पर हाथ रख उनकी आंखों देख एक सीरियस अंदाज लिए कहता है, क्या कहा था? एक औरत क्या ही कर सकती है, बाकी औरतों का पता नहीं, लेकिन मिस्टर राजवेंद्र बेदी लुक मेरी भाभी क्या क्या कर सकती है। अभी तो बस शुरुआत है, बहुत कमजोर आका था तुमने। पर याद रखना मेरी एक बात, मिसेज अन्या रुद्रराय चौहान, मेरी भाभी शान सिर्फ अपने परिवार के लिए है, दुश्मनों में लिए तो वो शेरनी है। आज का ये नज़र तो शायद सिर्फ एक ऐलान था उनके लिए जिसने मेरी भाभी सबसे कीमती चीज उनसे छीनने की कोशिश की है। असल जंग तो अब शुरू हुई है। रेहान अपनी बात कहे मिस्टर बेदी को एक वायरिंग भरी लुक देता हुआ वहां से निकल जाता है। मिस्टर बेदी तो बस सुन से बस ताकते ही रह जाते हैं। फिर अपने कंधे को एक नज़र, अपने पॉकेट से रुमाल निकल उससे कंधे पर झाड़ते हुए अपना सिर झटकते हुए खुद से कहते हैं, इस जंग में जीत का मोहरा राजवेंद्र बेदी के हाथों में है, तो जीत भी मेरी होगी। इतना बोल मिस्टर बेदी जैसे खुद को एक तसल्ली के साथ लिए एक नज़र मिस्टर भारद्वाज की तरफ देख कहते हैं, मैं इस कमजोर प्यादे जैसा नहीं हूँ, मैं मिस्टर राजवेंद्र बेदी हूँ, मुझे हारना आसान नहीं। तभी उन्हें कानों में मालविका जी की आवाज़ आती है जो उन्हें चलने का कहती है। मिस्टर बेदी और चौहान परिवार सहित सब वहां से निकल जाते हैं। रात वक्त चौहान इंडस्ट्री। अन्या रुद्रंश को लिए घर की जगह ऑफिस आ चुकी थी। वो अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठ अपना सिर टिकाए जैसे किसी सोच में घूम थी। वही रुद्रांश अपनी मां के गोद में बड़े सुकून से सो रहा था। उससे हल्का बुखार भी था और साथ ही हंसदे की वजह से वो बच्चा काफी सहमा हुआ था। तभी वो नींद में ही डरते हुए बरबरता है। ये देख अन्या झट से अपनी निगाहें रुद्रांश पे फिर उसके सिर कर हाथ फेरते हुए काफी प्यार से पुकारते हुए कहती है, बेबी क्या हुआ? मम्मा यही है। बेबी आंखें खोलो, मम्मा यही है। अपनी माँ का आवाज सुन रुद्रांश आंखें खोल एक नज़र अन्या को देखता है, फिर उसके सीने में जादू बकता है। अन्या भी अपने बेटे को सीने में छुपा लेती है। वो जानती थी कि ये सब रुद्रांश के लिए बहुत डरवाना सा था। उसने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। एक छोटे से 3 साल के बच्चे के लिए ऐसा बहुत ही जायद डरवान एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अन्या अपने बेटे को कमजोर नहीं बनना चाहती थी। आखिर उसमें भी उसके पिता का खून है, इसलिए उसे भी अपने डर से जीतना आना चाहिए। अन्या कुछ पालों में रुद्रांश को प्यार से पुकारते हुए कहती है, रुद्रांश बच्चा क्या हुआ? आप बहुत डर गए थे, पर देखो अब सब ठीक है। मम्मा आपके साथ है, अब भी डर लग रहा है आपको? रुद्रांश अपनी माँ की बात सुन उनकी तरफ देखते हुए आंखों में मासूमियत लिए अपने सहमे आवाज में कहता है, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? रुद्रांश को छोड़कर? मम्मा वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। उन्होंने रुद्रांश को बहुत डरा दिया और सबको बहुत तंग किया। खुद में गर्दन को पकड़ उस पर पड़े निशान को दिखाते हुए कहता है, कोष्टक योजक चिन्ह। उन्होंने मेरे नेक को यूं पकड़कर अर्थ से बहुत बहुत हाई फ्राउनिंग ऊपर कर दिया था। रुद्रांश बहुत डर गया था। इतना बोल वो काशकर अन्या को गले लगाते हुए कहता है, मम्मा आप मुझे छोड़कर मत जाना डैडी के जैसे। प्लीज मम्मा, मैं गुड बॉय हूँ। प्लीज मम्मा, मैं कभी अब शैतानी नहीं करगा। मैं गुड बॉय बनूंगा, किसको तंग नहीं करगा। मम्मा आप मत जाना। छोड़कर रुद्रांश को डैडी भी चले गए। आप मत जाना प्लीज मम्मा।
इतना बोलते हुए रुद्रांश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सुबकते हुए बस अपनी माँ को नहीं जानने की जिद कर रहा था। अन्या का दिल तो रुद्रांश की बात को सुन कचोट सा जाता है। वो काश कर अपने बेटे को सीने से लगा कहती है, कभी नहीं बच्चा, मम्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मम्मा डैडी रुद्रांश के पास हमेशा रहेंगे, प्रॉमिस। अन्या की बात सुन रुद्रांश अन्या की आंखों में देख बड़े मायूसी से कहता है, डैडी। इतना बोल रुद्रांश निगाहें नीचे कर अपने उंगलियों से खेल कुछ खामोश सा हो जाता है। अन्या रुद्रांश के चेहरे को समझ जाती है कि कोई बात है जो उसके बेटे को यूं परेशान कर रहा है। वो असमंजस में रुद्रांश को देख अपने हाथों में उसका चेहरा उठाकर बड़े प्यार से पूछती है, रुद्रांश क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है क्या? आप डैडी का जिक्र कर चुप क्यों हो गए? बोलो क्या हुआ है? रुद्रांश अपनी माँ के ऐसे पूछने कर अन्या की तरफ आंखों आंसू लिए देख कहता है, मम्मा डैडी रुद्रांश से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वो मुझे आपको सबको छोड़कर उस गंदी आंटी के साथ रहते हैं। मम्मा रुद्रांश बड बॉय नहीं है, वो डैडी ढेर सारा लव करता है, उन्हें बहुत मिस करता है, पर डैडी मुझसे नहीं करते, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। ये सुन अन्या रुद्रांश को एक पल ताकते रह जाती है। अपने बेटे के आंखों के आंसू और उसके इस छोटे से मासूम दिल में ये सब देख वो थोड़ी हैरान रह गई। वो जल्दी से रुद्रांश के आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए कहती है, बेबी पहले आप रोना बंद करो और मम्मा को ये बताओ आपको ये बात किसने कही कि डैडी आपसे प्यार नहीं करते हैं? रुद्रांश सुबकते हुए अन्या को देख कहता है, वो डैडी के साथ एक गंदी आंटी आई ना दादी वाली पूजा में। ये सुन अन्या हैरत खुद में कहती है, नीतिया। अंश ये सुन अपने होठों को एक पाउट में बदले एक बड़ा सा हाँ में सिर हिलाता है। ये देख अन्या जल्दी से रुद्रांश को देख अपने आईब्रो आपस में जोड़ क्यूरियस हुए पूछती है, और उन्होंने ने आपसे क्या क्या कहा? मम्मा को बताओ। ये सुन रुद्रांश अपने हाथों को अपने माथे पर रख सोचता है। फ्लैशबैक सी जब दिग्विजय जी से रुद्रांश को अपने साथ ले जाने के बारे में परमिशन लेने गया था और रुद्रांश बहुत खुशी खुशी अपने डैडी का कार में बैठे इंतजार कर रहा था। वही रुद्रांश के साथ नीतिया भी उस कार में बैठी रुद्रांश को देख कुछ सोचते हुए उससे कहती है, रुद्रांश। रुद्रांश अपना नाम सुन नीतिया की तरफ देख बड़े क्यूटली अपना सिर हिलाता है। नीतिया ये देख मुस्कुराते हुए कहती है, आपका नाम रुद्रांश है ना? आपको अपने नाम का मतलब पता है? ये सुन रुद्रांश अपने अपने उंगली से टप करते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, हाँ दादाजी बताया था। मेरा नाम मतलब? हाँ याद आया। रुद्रांश मीनिंग मेरे डैडी का अंश। मैं अपने मिनी वाला बेबी हूँ ना। रुद्रांश की बात सुन नीतिया एक नज़र रुद्रांश की तक सामने देखते हुए कहती है, मम तो आपके नाम में आपके डैडी, बट आपके डैडी आपके साथ नहीं है, वो तो मेरे साथ है। रुद्रांश ये सुन अपने होठों को क्यूट सा गोल गोल पाउट बना पूछता है, मतलब आंटी? रुद्रांश को समझ नहीं आया। ये सुन नीतिया उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बड़े आराम से कहती है, मतलब अपने उंगली से सीट की तरफ पॉइंट करते हुए, आपके डैडी है। रुद्रांश एक नज़र सामने देख नीतिया की तरफ देख अपने आंखें बड़ी बड़ी किए कहता है, आपको हमारा सीक्रेट पता है? फिर अपने होठों पर उंगली रख कहता है, पर आप किसी से कहना मत, ये मम्मा और डैडी बेबी गेम है, अगर किसको पता चला तो हम फेल हो जाएंगे, मम्मा ने कहा है। रुद्रांश की बात सुन नीतिया एक पल को उससे ताकते रह जाती है। रुद्रांश की आंखों की चमक न जाने क्यों नीतिया अंदर अंदर खुद में खालने लगी थी। उससे उस छोटे से बच्चे के उस उम्मीद से जलन सी होने लगी थी। इसी जलन में वो अचानक ही थोड़े कड़क लहजे में कहती है, तुम्हारी मम्मा झूठ कहती है, ये सारी बातें झूठ ही है। तुम्हें डैडी तुमसे प्यार करते, अगर करते तो तुम्हारे मम्मा के साथ होते, लेकिन वो मेरे साथ है। इसका मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे मम्मा से भी प्यार नहीं करते। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, वो तुम्हें छोड़कर दोबारा चला जाएगी मेरे साथ, और तुम और तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएगा। नीतिया की ऐसी कड़वी बातें सुन रुद्रांश की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना सिर में झटकते हुए कहता है, नहीं आप झूठ कह रही हो। मम्मा ने बताया डैडी रुद्रांश से बहुत प्यार करते हैं। जब मैं छोटा सा मम्मा की टमी में बेबी था, वो मम्मा और रुद्रांश को सेव करने में लिए बड़ अंकल से बहुत फाइट किए थे। ये सुन नीतिया तंज भरी हंसी से अचानक रुद्रांश के हाथों को पकड़ अपने करीब कर गुस्से कहती है, तुम्हारी स्टोरी बुक नहीं है ये रुद्रांश, तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नीतिया का ऐसा बिहेव रुद्रांश को डरा रहा था। वो खुद को छुड़ाते हुए कहता है, आंटी आप छोड़ो, मुझ दर्द हो रहा है, डैडी को आने को, मैं डैडी से आपको कंप्लेन करगा। ये सुन नीतिया अपनी पकड़ उसके हाथों में और कसे कहती है, वो तुम्हारे डैडी नहीं है, सुनना तुमने नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करते।
तुम्हारी मम्मा भी तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा को छोड़कर चले गए, इसलिए तुम्हारी मम्मा भी तुम्हारे पास नहीं है। वो भी तुम्हें छोड़कर चली गई, सब छोड़कर जाएंगे, तुम्हारे कोई प्यार नहीं करेगा। तुम बैड बॉय हो, बड़ बॉय। तुम्हारे मम्मा डैडी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नितिया का ऐसे बिहेव एक छोटे के बच्चे के मासूम में मन में बहुत गहरा असर कर चुका था। वो डर थोड़ा कौप रहा था। नितिया बातें सच्ची लगने लगी थी, क्योंकि उसने अपनी मम्मा को भी नहीं देखा था काफी दिनों से, और सिचुएशन उस बच्चे को ये बातें सच्ची लगने लगी। वो इतना सहम गया कि नितिया के छोड़ते ही कार से उतरकर भाग गया और सामने से आते रेहान से टकरा गया। रेहान अंश की हालत देख उससे पूछने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा उस हाल भी नहीं था कि कुछ कह सके, इसलिए रेहान उसका मन बहलते हुए उससे अपने साथ ले चलता है। फ्लैशबैक। रुद्रांश अपनी मम्मा को नितिया की कई सारी बातें बता देता है, जिससे सुन अन्या का खून खोल जाता है और उसकी मुठियां काशने लगती है। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी नितिया के सीने अपने गन की सारी गोलियां उतार दे, लेकिन ये उसके लिए एक आसान सजा होगी जो अन्या उससे देना नहीं चाहती थी, और इस वक्त अन्या की सबसे पहले प्रायोरिटी उसका बच्चा था। इसलिए वो खुद पे काबू कर अंश को समझते हुए बड़े प्यार से कहती है, बेबी आपको मम्मा वर्ड्स पर भरोसा है ना? मम्मा डैडी रुद्रांश से बहुत प्यार करते हैं। ये सन रुद्रांश बेचैन हुए पूछता है, तो मम्मा डैडी हमारे साथ क्यों नहीं रहते? वो बड़ आंटी के साथ रहते हैं। ये सुन अन्या थोड़ी लाचार हुए रुद्रांश को देखती है, क्योंकि शायद इस जवाब के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। जब ये सब उसके लिए इतना मुश्किल तो अंश के लिए कितना मुश्किल होगा। अन्या ये सब सोच एक गहरी सांस लिए कहती है, बेबी मम्मा प्रॉमिस करती है आपके डैडी बहुत आपके साथ होगे। मम्मा प्रॉमिस। ये सुन अंश खुश होते हुए अपना हाथ आगे पूछता है, पक्का? अन्या मुस्कुराकर उसके हाथों को थाम उससे चूमते हुए कहती है, हाँ पक्का। अब ये सब बिग बिग बातें छोड़ो। अपने टेबल से रुद्रांश के लिए मिल्क का ग्लास उठा उसके हाथों में दिए कहती है, कोष्टक योजक चिन्ह, और सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉय बनो वरना डैडी रुद्रांश को यूं देख क्या कहेंगे। ये सुन रुद्रांश अपना ग्लास जल्दी से फिनिश कर खाली ग्लास दिए अपने मिनी मिनी डोले दिखते हुए कहता है, रुद्रांश स्ट्रॉन्ग बॉय। इतना बोल रुद्रांश हंसे लगता है तो अन्या की ये देख बड़ा सुकून आता है। वो प्यार से उसके माथे को चूम उसके साथ थोड़ा खेलती, उसे खाना खिलाकर दावा देती हुई उसे अपने गोद में सुला देती है। अन्या ने बहुत कोशिश की रुद्रांश के मन से नितिया की कही बात निकल दे, लेकिन वो खुद के मन से नहीं निकल पा रही थी। वो रुद्रांश को लिए ग्लास विंडो के पास खड़ी चाकाचौंध में खोए उस शहर की खामोशी को देख रही थी। तभी अन्या का फोन बजाता है। अन्या एक नज़र फोन को देख उससे उठा लेती हुई काफी गहरी आवाज में कहती है, जियान काम हो गया। उधर से जियान की संतुष्ट भरी आवाज आती है, यस बॉस जैसा आपने कहा था, कल इस शहर की हेडलाइन बदलने वाली है। ये सुन अन्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अपना फोन रख अपने एक हाथ से अंश को गोद में कंधे पर सुलाए अपना दूसरा हाथ सीसे पर रख कहती है, राजवेंद्र बेदी आज की रात सुकून की आखिरी रात होगी तुम्हारी बेटी ये अन्या रुद्र राय चौहान का वादा है। कल की सुबह तुम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्याई भरी सुबह होगी। मेरे बच्चे की मासूमियत से खेला है सबने, अब मैं भी खेलूंगी तुम सबकी जिंदगी से। वेट एंड वॉच। तो क्या करने वाली है अन्या, और कैसा तूफान आएगा मिस्टर बेदी की जिंदगी में? सवालों के जवाब मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। एपिसोड 276 फेलावो। सुबह का वक्त। बेदी मेंशन। राजवेंद्र बेदी जी अपने हॉल में आराम से बैठे मालविका जी के हाथों के चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी मालविका जी एक नौकर के हाथों चाय लिए उनके पास आती है और उन्हें एक कप चाय दिए उनका साथ देने उनके पास बैठ जाती है। मिस्टर बेदी चाय का एक घुट लिए मालविका जी से एक नज़र ऊपर देख कहते हैं, मालविका नीतियाँ नहीं दिखाई नहीं दे रही है, उससे याद तो है ना आज हम अपने डील कॉर्पोरेशन के पेपर्स साइन करना जाना है। मिस्टर बेदी का सवाल सुख मालविका जी थोड़ी परेशान सी उन्हें देखती है तो मिस्टर बेदी सवालिया निगाहों से कहते हैं, क्या हुआ मालविका सी की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई? ये सुन मालविका जी परेशान स्वर में चिंता लिए कहती है, अभी तो ठीक है बेदी साहब, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आपको सीट को लेकर चौहान परिवार के बुलाने पर नहीं जाना चाहिए था। कहीं ऐसे बार बार चौहान परिवार के सामने उसे लाने से कहीं हालत बदल ना जाए और हमारी बेटी की जिंदगी पर आंच न आ जाए। वैसे भी कल उस अन्या वो रूप आपने देखना था, उसकी वो आंखें किसको भी तबाह करने के लिए काफी थी। मालविका जी को इतना परेशान होते देख मिस्टर बेदी उनका हाथ पे अपना हाथ रख उससे शांत करते हुए कहते हैं, मालविका आप एक औरत से डर क्यों रही है?
वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बल्कि हम उसका बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं। वो इस बात को जानती, इसलिए अब तक उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। मैं आज ही डॉक्टर अवस्थी को कॉल कर ये मामला संभलने को बोल दूंगा। आप चिंता मत करें। मिस्टर बेदी के बातों में बेफिक्री थी, तो वही मालविका जी का मन उनकी बातों से शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि कल उन्होंने अन्या जिस रूप को देखा, वो इतना समझ चुकी थी। वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, और अपने परिवार के लिए तो बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में वो था, वो कहीं न कहीं मल्लिका जी वो अपने परिवार के जीवन के लिए एक संकट जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन तब भी अन्या उन्हें सबसे अलग लग रही थी। उनका दिल न जाने क्यों उन्हें बार बार किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। तभी एक नौकर मिस्टर बेदी को आज का न्यूज़पेपर लाए देता है। मिस्टर बेदी अपने एक हाथ में चाय का कप लिए और दूसरे हाथ में पेपर लिए एक नज़र मालविका जी तरफ फेर कहते हैं, मालविका आप क्या सोच रही हो? क्या तुमने अपने पति पर भरोसा करना छोड़ दिया है? ये सुन मालविका जी तुरंत न में सिर हिलाती है, तो मिस्टर बेदी निश्चिंत भाव से एक टैडी मुस्कान के साथ कहते हैं, तो बैठी क्यों हो? जाकर मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाए और नीतिया और सीध को भी बुला ले। हम सब साथ में नाश्ता करेंगे और आज की डील के साथ आपकी चिंता दूर करेंगे। ये सुन मालविका जी थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है, फिर जानने के लिए उठती है। मिस्टर बेदी मालविका जो जाता देख अपने चाय की चुस्की लिए अपनी नज़र जैसे ही न्यूज़पेपर के हेडलाइन पर डालते हैं कि अचानक ही उनके हाथों से चाय का कप नीचे छूट जाता है। मालविका जी जो बस पलटे अपने मुश्किल से 2 कदमें ही बढ़ाई थी कि अचानक ही ऐसे आवाज़ होने से वो चौंकते हुए पलटती है, और जैसे ही अपनी नज़रें जमीन से पे टूटे कप के टुकड़ों से हुए हैरत में मिस्टर बेदी को देखती है, जो ऐसे लग रहे थे कि वो कोई पत्थर की मूर्त हो। वो बिल्कुल सुन से पड़ चुके थे। ये देख मालविका जी जल्दी से उनके पास बैठी उन्हें टटोल कहती है, बेदी साहब क्या हुआ? आप ठीक है? मिस्टर बेदी मालविका की आवाज़ सुन अपना सिर बदहवासी में उनकी ओर पलटे है, और मालविका जी आवाज़ सुनने जैसे होश में आए झट से खड़े हुए दोबारा न्यूज़पेपर के हेडलाइन पढ़ने लगते हैं, जहां बड़े बड़े अक्षरों में टीटी ग्रुप के रीसेंट प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने बैन करने की अनाउंसमेंट थी, क्योंकि उनकी कंपनी में रातों रात स्कैम और काफ़ी सारे रेड की खबरें आने लगी थी, और साथ ही कुछ इलीगल कामों की वजह से गवर्नमेंट ने उस कंपनी के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। ये सब पर तो मिस्टर बेदी के पैरों तले जमीन खिसक गया था। ये वही प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले मिस्टर बेदी के नाम हुआ था चौहान इंडस्ट्री के बजाय, जिससे पाकर एक काफ़ी जायद खुश थे। बिना सोचे समझे बस अन्या को नीचे गिरने के लिए उन्होंने डील के टर्म्स फाइनल कर लिए थे, लेकिन अब जो कांड हुआ था उसका सीधा नुकसान मिस्टर बेदी को होने वाला था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए मार्केट से बहुत पैसा उठाया था, जो अब उन्हें चुकाना होगा। रातों रात मिस्टर बेदी का नाम को मिट्टी में मिल गया था। मालविका जी मिस्टर बेदी को इतना परेशान देख उनके कंधे पर हाथ रख पूछती है, क्या हुआ बेदी साहब, सब ठीक है ना? मिस्टर बेदी बदहवासी में मालविका जी को देख अपने माथे को सहलाते हुए कहते हैं, मालविका हम बर्बाद हो गए। ये प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। एपिसोड 277। अन्या रेडी फॉर नेक्स्ट वॉर। चौहान इंडस्ट्री में आयुष धड़धड़ते हुए अन्या के केबिन में बिना नॉक ही घुसता हुआ हैरानी से कहता है, अन्या तुमने न्यूज़ देखा? इतना बोलते हुए आयुष की नज़र जैसे ही अन्या पे जाती है तो वो कुछ उचक सा जाता है, क्योंकि सामने अन्या अपने चेयर पर शान से बैठी उससे काफ़ी बुरी तरह घूर रही थी। ये देख आयुष एक नज़र केबिन के डोर की तरफ अपने कानखिलियों से देख डर का घुट मुश्किल से अपने हलक से नीचे करते हुए अपने धीरे से कदम आगे बढ़ते हुए मुश्किल से हंसते हुए कहता है, अन्या सॉरी सॉरी आई एम बॉस, सॉरी बॉस। न्यूज ही ऐसी थी कि मैं क्या ही करता। एक्साइटमेंट और हैरत में कुछ समझ नहीं आया, ये भी भूल गया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ही मेरी बॉस है। आयुष अपनी बात कहते हुए थोड़े एक्साइटमेंट में वापस आ जाता है कि अन्या के एक्सप्रेशन देख वापस से शांत हुए। उससे अपना टैब आगे कर न्यूज दिखाते हुए कहता है, ये न्यूज़ देखो, हमने जो प्रोजेक्ट हारा था। ये बात सुनते ही अन्या अपने एक आईब्रो चढ़ाए देखती है तो आयुष अपने बातों को करेक्ट कर कहता है, आई मीन तुमने लीड नहीं किया, वो प्रोजेक्ट बेदी इंडस्ट्री को मिला था। आज उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इस बात से सबसे जायद नुकसान बेदी इंडस्ट्री को हुआ है। ओह गॉड, उसके होश आत्मदिल सब कुछ उड़ गया होगा। ये न्यूज़ सुनकर मुझे तो उसके वो उड़े होश भरे चेहरा देखने का बड़ा मन कर रहा है। आयुष एक्साइटमेंट में वापस से अन्या पे नजरें फेरता है तो वो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि अन्या उसकी बातों पे तवज्जो ना दिए अपने लैपटॉप पे काम में लगी हुई थी।
ये देख आयुष अपना हाथ टेबल पर रख हल्का से उस पर मरते हुए कहता है, ओह हेलो मैडम, तुमने सुनना जो मैं कहा? नहीं सुनना तो ये न्यूज देखो, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इतना बोल आयुष टैब आगे करता है तो उसका टैब वापस बिना देखे उसकी तरफ शर करते हुए बड़े आराम से चेयर पर बैठी अपने पाँव चढ़ाए उससे देख एक रहस्य अंदाज में देख कहती है, जब होश उड़ने की वजह मैंने दी है तो मेरे होश कैसे उड़ सकते हैं आयुष? अन्या की बात सुन आयुष असमंजस में दो पल अन्या को देखता है। फिर जब उससे उसकी बातों का मतलब समझ आता है, वो हैरत में उस न्यूज की तरफ इशारा कर कपकपाती आवाज में कहता है, क्या डॉट क्या इसका मतलब ये सब तुमने? अन्या उसकी उड़े होश देख एक टैडी मुस्कान से बस अपने कंधे धीरे से उचाका देती है, फिर वापस से अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। तो आयुष अभी भी शॉक में हुए धाम से चेयर पर बैठ जाता है। फिर उन बातों को सोच दुगने एक्साइटमेंट में कहता है, ओह गॉड यार, मैं क्या कोई भी वो बेदी भी नहीं सोच सकता कि तुम बाजी ऐसे पालटोगी। तुम्हारे इस काम से उस बेदी की इजाजत नीचे होने ही है और साथ ही तुम्हारी और चौहान इंडस्ट्री की इज्जत ऊपर आ जाएगी। लोग जो सोचते थे कि चौहान ने उस प्रोजेक्ट को हार कितनी बड़ी गलती की, आज वो ये बात सोचेंगे कि हमने कितना सही किया। बॉस मान गए, क्या सबक दिया है उस बेदी को? मान गए। ये बोल आयुष अन्या में लिए क्लैप करता है तो अन्या उससे देख रहा समय अंदाज में कहती है, अभी ही मान गए? अभी तो मैंने खेल शुरू भी नहीं किया है, ये तो बस पहला वार था। आयुष ये सुन आचार्य से कहता है, डोंट टेल मी यार, तुम आगे इससे भी बड़ा कुछ करने वाली हो। ये सुन अन्या बस एक शातिर छोटी मुकान देती है। आयुष ये देख हंसते हुए कहता है, ओह गॉड यार, पता नहीं तू आगे क्या करेगी। ओपनिंग इतनी मस्त की तो आगे तो मैच तो इंटरेस्टिंग होना ही है। बस एक रिक्वेस्ट है, उस बेदी हवाएं उड़े चेहरे देखने के लिए मुझे जरूर साथ ले जाना, मैं भी मजे ले लूंगा थोड़ा। क्या बोलती है? इतना बोल आयुष अपना हाथ बड़े फ्रेंडली वे में अन्या की तरफ बढ़ता है तो अन्या उससे सीरियस अंदाज में देख अपने चेयर से उठ अपना पैगा और मोबाइल उठते हुए कहती है, आयुष जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें ऑफिस में काम करने के पैसे मैं देती हूँ, ये चुगली चाची और खबरी परोसन होने की नहीं। और वैसे भी ऑफिस आवर में आकर ये सब करना रोज के सख्त खिलाफ है, इसलिए तुम्हारी सैलरी से इस मंथ। अन्या की बातें सुनते सुनते आयुष जल्दी से हबारते हुए खड़े होते हुए तेज आवाज में कहता है, नो बॉस, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो बस जा ही रहा था, वैसे आप मुझसे पहले कहाँ जा रही है? इतना बोल आयुष का सवाल सुन अन्या एक नज़र उससे देख एक टैडी मुस्कान के साथ कहती है, शॉपिंग करने। ये सुन आयुष की आंखें छोटी हो जाती है, वो अपने सिर पर खुजलाता हुआ कहता है, क्या शॉपिंग? लेकिन इस वक्त फिर खुद में बातों को समझे कहता है, हाँ भाई, तुम लाकियों को शॉपिंग करने की वजह होनी जरूरी थोड़ी होती है, जब मन किया तब चली जाए। वैसे सच कहूँ तो तुझे सबसे जायद जरूरी है शॉपिंग, 3 से वही ऑफिस फॉर्मल बेरंग कपड़ों पहनती हो, जैसे हॉस्पिटल के खाने में स्वाद नहीं वैसे अब तुम में भी वो बात नहीं, तुमने तो साड़ी भी अब पहना बंद कर दिया है। पता नहीं वो हॉट स्वीट कॉलेज गर्ल अन्या, उसकी तो बात ही कुछ और थी। आयुष बेचारा अपने धुन में बोले ही जा रहा था, वही अन्या अपने हाथों को बंद उससे काफी बुरी तरह आंखें चढ़ाए घूर रही थी। फिर एक नज़र अपने घड़ी पर ढाल कहती है, 5000। ये सुन आयुष कंफ्यूजन में उससे देखता है तो अन्या उससे देख बिना किसी भाव लिए कहती है, 6000। ये सुन आयुष को अपनी बातों के साथ अन्या की बात याद आती है। बेचारा सच में भूल गया था कि दोस्त समझ जिससे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था वो सच में उसकी बॉस भी है। ये सोच शकपते हुए कहती है, बॉस या आप मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। वो मैं। अन्या दोबारा अमाउंट बढ़ती है, ये देख आयुष जल्दी से भागने लगता है। ये देख अन्या को एक पल हंसी भी आती है। आयुष दोबारा आता है और अन्या उसे देख दोबारा अमाउंट बढ़ती की आयुष झलाते हुए जल्दी से कहता है, अरे बॉस बस मैं जा रहा हूँ, मैं तो बस अपना टैब लेने आया था, जा रहा हूँ। आयुष के जाने के बाद अन्या एक नज़र सामने लगे ग्लास वाल पे डालती हुई आयुष की बातों को सोचते हैं, क्या सच में वो बेरंग हो चुकी थी या अब वक्त आ गया था इस बेरंग में कुछ रंग भरने के? अन्या ये सोच ही रही थी तभी उसका मोबाइल बजाता है जिसमें जियान का कॉल आ रहा था। जियान का कॉल देख अन्या को याद आता है कि वो बाहर जाने वाली थी। वो जल्दी से फोन पिक कर कहती है, आई एम कमिंग। वही बेदी मेंशन में मिस्टर बेदी का कमरा। मिस्टर बेदी उस न्यूज को सुन हिल चुके थे, वो परेशान से बैठे सोफे पर एकटक अपने फोन को देख रहे थे जो काफी देर से बज रहा था। ये फोन उस सेकंड डील के ओनर का था जिसने मिस्टर बेदी का प्रोजेक्ट फर्स्ट डील के बेसिस पर साइन किया था और अब वो शायद इस डील में कैंसिल होने की वजह से अपने डील से बैकआउट करने के लिए मिस्टर बेदी को फोन कर रहे थे।
मिस्टर बेदी ये बात अच्छे से जानते थे और वो इस वक्त ऐसी ही दोबारा किसी बड़े नुकसान के लिए तैयार नहीं थे। ये सब सोच सोच वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आई फैक्ट उनका बीपी भी काफी बढ़ चुका था। ये सब देख मालविका जी उन्हें पानी का ग्लास और दावा देते हुए कहती है, बेदी साहब शांत हो जाए। बिजनेस में ऐसे हार जीत नुकसान होता रहा है, आप इस सब में अपनी तबीयत ना बिगड़े, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। तभी नीतिया भी कमरे में आते हुए अपने डैड की ये हालत देख उनके पास बैठी कहती है, डैड सब ठीक हो जाएगा, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल हो लेंगे, आप रिलैक्स हो जाए। ये सुन मिस्टर बेदी लंबी सांसें लिए कुछ सोच नीतिया का हाथ पकड़ कहते हैं, बेटा आज सब तुम पे डिपेंड करता है। इतने बड़े लॉस के बाद आज वाली डील में पेपर साइन होना बहुत जरूरी है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर तुम वो प्रोजेक्ट फाइनल करोगी। तुम सीड को लेकर जाओ और मेक श्योर करो कि ये प्रोजेक्ट हम ही मिले। वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात नहीं करे। मिस्टर अधिराज महल वो मेरे बहुत पुराने साथी है, तुम्हें उन्हें इस बात के लिए हर हाल में राजी करना होगा। जो कुछ कंपनी में हो रहा है उससे कवर अप करना होगा। इसके लिए तुम सीड से कहो, वो ये सब चीज सबसे बेहतर कर सकता है। तुम करोगी ना बेटा, बोलो। नीतिया के ख्याल में सीड को बिजनेस दूर रखने का इरादा था। कल जो कुछ हुआ और बार बार चौहान परिवार या अन्याय से टकराने के डर से वो नहीं चाहती कि अब सीड कैसे भी चौहान परिवार के सामने आए। लेकिन अपने डैड पर इतनी बड़ी मुसीबत आते देख वो मजबूर हो गई। वो अपने डैड को यूं देखा में सिर हिलाए कहती है, डैड रिलैक्स एंड डोंट वरी, ये डील मैं फाइनल करके ही आऊंगी। ये सुन मिस्टर बेदी थोड़े रिलैक्स हो गए। नीतिया उन्हें आराम करने का बोल जल्दी से वहां से सीड के कमरे की तरफ चली जाती है। वही सीड का कमरा। सीड इस वक्त कमरे में शर्ट लेस हुए पुशअप मार रहा था। उसकी आंखें और हावो भाव इस वक्त कुछ अलग ही थे। बुरी तरह पसीने में लपतप होने का बावजूद वो इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके आंखों के सामने उसके टैब पर वही न्यूज चल रही थी, जिससे देख उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे, जैसे ये अनकहे बातों का ऐलान हो। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे सीड का ध्यान उस ओर जाता है। वो न्यूज बंद कर शर्ट पहनते हुए दरवाजा की तरफ जाता है और खोल कर देखता है तो सामने नीतिया थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। सीड का दरवाजा खुलते देख नीतिया थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग सीड, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सीड उसकी बातों को सुन बस हल्का सा सिर हिलाते हुए दरवाजे से हट अंदर आते हुए कहता है, फीलिंग मच बेटर नीतिया। बट अंकल कैसे? मैंने न्यूज देखा। ये सुन नीतिया भी परेशान स्वर में कमरे के अंदर आते हुए कहती है, डैड ठीक नहीं है, सब अच्छा चल रहा था, ना जाने किसकी नज़र लग गई और ये सब हो गया। सीड नीतिया के बात सुनने उसकी तरफ पीट की अपने चेहरे को टॉवल से पोंछता हुआ रहस्य मुस्कान के साथ कहता है, नज़र? जिसकी भी नज़र है बहुत सही नज़र है। ये सुन नीतिया अचभले में उसके सामने आए कहती है, क्या मतलब? सीड ये तुम क्या कह रहे हो? सीड अपने एक्सप्रेशन को जल्दी से नॉर्मल किए नीतिया से कहता है, मेरा मतलब है कि जिसकी भी नज़र है अच्छा हुआ अभी लग गई, वरना प्रोजेक्ट के बीच में लगती तो मार्केट का हम पे ट्रस्ट टूट जाता है। अभी हम खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। डोंट वरी। सीड की ऐसी बातें सुन नीतिया भी एक पल सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बातें सिचुएशन के हिसाब से सही थी और इतना तो नीतिया ने भी नहीं सोचा था। वो सीड से इम्प्रेस हुए कहती है, वाओ सीड, आई एम इम्प्रेस। इसलिए डैड मुझे तुम्हें आज वाली डील में लिए अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। तुम्हारी सोच और नजरिया इस सब में बहुत आगे तक है और मुझे पता है तुम अगर साथ रहे तो हम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से भी निकल पाएंगे, जल्द ही। तुम मेरे साथ हो ना सीड? ये सुन सीड एक नज़र नीतिया को देख पलटे हुए सामने देखते हुए कहता है, ये भी कोई कहने की बात है नीतिया, आई एम ऑलवेज विथ माई फैमिली। अंकल से कहना अब वो चिंता छोड़ दे। ओके, मैं शॉवर लेकर आता हूँ, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। इतना बोल सीड वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा कि नीतिया उससे पीछे से टोक कहती है, सीड तुमने अपनी दवाई ली? दवाई का जिक्र सुन सीड के कदम एक पल रुक जाते हैं, फिर वो बेड के साइड टेबल की तरफ इशारा किए वहां से चला जाता है। नीतिया जल्दी से चेक करती है तो दवाई का अभी का डोज खत्म हो चुका था, जिसका मतलब नीतिया को लगता है कि सीड ने दावा ले ली। ये जान नीतिया एक चैन की सांस लिए वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख कहती है, आई एम सॉरी सीड, लेकिन ये जरूरी है, पर हमेशा के लिए नहीं। बस डैड की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर हम वापस लौट जाएंगे जहाँ कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें अब उन चौहान के करीब क्या सामने भी नहीं जाने दूंगी। चौहान परिवार, उस अन्याय ने तुम्हें दूर रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोल नीतिया अपनी मुठिया कसते हुए
वहां से चली जाती है। एपिसोड 278। नित्या शॉक आन्या रॉक। वही सीड शावर के नीचे खामोश खड़ा था। बाहर जितनी खामोशी थी अंदर का हाल शायद उससे भी बुरा था। वो कभी अपने सीने में धड़क रहे दिल को छूता तो कभी अपने आंखें बंद कर किसी को तलाशता था। कुछ सीड के दिलो दिमाग में जो अभी वो किसी शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से शॉवर बंद कर बाहर रेडी हुए नीतिया के साथ निकल जाता है। कुछ पालों में नीतिया और सीड एक बड़े से बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। ये मिस्टर अधिराज महल जी की मिहाल इंडस्ट्री था। आज वहां मीडिया की काफी जायद भीड़ लगी पड़ी थी और साथ ही बड़े बड़े बिजनेस के साथ शहर के जानने में हस्ती वहां आए हुए थे, क्योंकि आज वहां एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था और मिस्टर अधिराज महल कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे, जिसकी खबर किसको नहीं थी। सब इस बात की खबर जानने वहां मौजूद होना चाहते थे। मीडिया भी इस चीज का लाइव कवरेज कर रही थी। मीडिया में एक बात फैली थी कि आज के इवेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट को मिस्टर महल ने पर्सनली इनवाइट किया है। जो कौन है, इस बात की चर्चा हर जगह हो रही थी। मीडिया वाला आने वाले हर गेस्ट से इस बारे में सवाल करते पर वहां किसको कोई आइडिया नहीं था। सीड नीतिया भी तैयार हुए वहां आए हुए थे। सीड सामने का ये नजर देख नीतिया से कहता है, ये सब देख तो नहीं लग रहा है नीतिया की डील के पेपर्स आज साइन हो पाए। यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा है। ये नीतिया भी हामी भरे कहती है, हाँ अभी कुछ देर पहले ही एजेंट अनाउंसमेंट हुआ है कि मिस्टर अधिराज महल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसलिए ये सब उसी का इंतजाम है। वैसे चाहे कुछ भी हो, हमने उन्हें बस 2 मिनट के लिए भी अपनी बात कहे कन्विंस करना होगा और अपनी कंपनी और डैड नाम क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो। ये सुन सीधा में सिर हिलाते हुए कहता है, वो तो ठीक है, पर देखकर लग रहा है सारा शहर यहाँ जमा हो गया है। लगता सब आए हैं। ऐसी क्या अनाउंसमेंट होने वाला है? सीड की निगाहें भीड़ में किसो तलाश कर रही थी। नीतिया उसकी बातों पे गौर किए कहते हैं, मुझे नहीं पता ही भीड़ किस लिए है, पर चाहे कितनी भीड़ हो जाए, लेकिन चौहान इंडस्ट्री से कोई यहाँ नहीं आने वाला। ये सुन सीड तपाक से पूछता है, वो क्यों भला? नीतिया एक छुपी कुटिल मुस्कान लिए कहती है, क्योंकि अधिराज अंकल और चौहान में एक कोल्ड वॉर है। एक दूसरे के दुश्मन बहुत पुराने वाले हैं और दुश्मनों को इनविटेशन नहीं दिया जाता। मैंने तो डैड से ये भी सुना है कि अंकल चौहान परिवार में से किसको देखना तक पसंद नहीं करते, तो यहाँ उनकी मौजूदगी मतलब जस्ट लाइक मून एंड सन इन सेम स्काई। थॉट इम्पॉसिबल। नीतिया खुद की बातें कहे हंसने लगती है, क्योंकि उससे अपनी बात पे जो पूरा भरोसा था और चौहान परिवार की नामौजूदगी की वजह से वो काफी जायद रिलैक्स थी। वो सीट तरफ देख हंसते हुए चलने का इशारा किए कहती है, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोल नीतिया आगे बढ़ जाती है, तो वही सीड नीतिया की बात सुन कुछ निराश भाव लिए मन में कहता हूँ तो इसका मतलब वो नहीं आएगी। फिर खुद में कुछ सोचते हुए नीतिया की बातों को गौर किए एक टैडी मुस्कान में उससे देख खुद से कहता है, जस्ट लाइक मून एंड सन इन सेम स्काई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सीड भी नीतिया के पीछे चल देता है। नीतिया उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही सीड का दिल जैसे ही किसी एहसासों में बहे जोरों से धड़कने लगा। उस एहसास को जिए सीड के कदम खुद ब खुद रुक गए। उससे समझ नहीं आया कि अचानक उससे हुआ क्या, लेकिन जो हुआ शायद उससे इसी का इंतजार था। नीतिया को रुका देख उससे आगे चलने का कहती है कि उसकी नज़र सीड के हाथ पे जाती है, जिससे देख वो फिक्र से उसकी तबीयत का पूछती ही है कि तभी पीछे से जोर की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सुन एक पल को इग्नोर करती हुई सीड से अपने सवाल जारी रखती है कि हॉर्न दोबारा बजता है, जिससे सुन नीतिया झालते हुए पीछे देखती है। सामने एस्टन मार्टिन की लक्सरीज लिमिटेड एडिशन रेड कॉलर स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। उस कार को देख तो नीतिया बस 2 पल देखते रह गई। वो इतनी जायद क्लासी और खूबसूरत कार की नीतिया क्या वहां खड़े सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सीड भी खामोशी से उस कार को देखता है। नीतिया उस कार को देख खोए हुए अंदाज में कहती है, वाओ व्हाट कार। नीतिया इतनी खो गई कि उससे ध्यान ही नहीं रहा कि वो उस कार के रास्ते में खड़ी थी। ये देख उस कार का विंडो नीचे होता है। उस कार को और कोई नहीं अन्या होती है। अन्या को देख तो नीतिया हैरान रह जाती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही अन्या के बॉडीगार्ड वहां आते हुए नीतिया की साइड कर देते हैं और अन्या के लिए भीड़ में रास्ता बनाते हैं। नीतिया उससे देख हैरान परेशान हुए आचार्य से कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है? सीड नीतिया की बात सुन उसके पीछे खड़ा हुआ अपने कंधे उचकाते हुए अंदाज शब्दों में कहता है, शायद इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने आई है। ये सुन नीतिया उससे घूरती है, पर सीड को उसके अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेपरवाही से आगे बढ़ जाता है। जहां वो नीतिया के पीछे चल रहा था, अब उससे 2 कदम आगे था।
सीड और नीतियां भीड़ से चढ़े दरवाजे तक पहुंचते हैं कि उन्हें जाने से रोक वहां गुड्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने दरवाजे पे अन्या की कार रुकती है। जहां सबको दरवाजे पे अपनी कार छोड़ने पड़ी थी तो वही अन्या शान से मेन दरवाजे तक अपनी कार लिए आई थी। सब लोग उससे वहां देख हैरान रह गए थे। अन्या को देख मीडिया इस बात का इंटरव्यू करने मचलने लगी। सबकी निगाहें कैमरा अन्या की तरफ हो चली थी। जियान भीड़ को कंट्रोल करने का ऑर्डर देते हुए अन्या में कार के पास आता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है। अन्या सबसे पहले अपनी एक पाँव बाहर निकलती है। आज अन्या ने लाइट पिच की बॉडी कोट स्कर्ट पहनी थी जिसमें एक साइड से थाई स्पिल्ट थी। ऊपर ओवन एक सेम कॉलर का टॉप फुल स्लीव्स के साथ पहना हुआ था जो उसके नाभि 1 इंच ऊपर थे। चेहरे पर वैसे मेकअप बट होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक उसके इस लुक काफी जायद बोल्ड एंड अट्रैक्टिव बना रही थी। बालों को हाई पोनी में टाई किया था जो उससे इस लुक में पोस्ट फेशियल के साथ एक अट्रैक्टिव भी बना रहा था। अन्या ने इस वक्त आंखों में बाउन कॉलर की शेड लगाई थी जो उसके गोरे चेहरे पर काफी जायद खिल रहा था। अन्या इस वक्त एक मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सारी निगाहें उसके इस लुक में खो चुकी थी। अन्या कार से निकल एक नज़र आसपास फेरती है। नीतिया और सीड को भी उसकी निगाहें छू जुगरती है, पर अन्या ने ऐसा शो नहीं किया। वो सीधा अपने इस बोल्ड और अट्रैक्टिव लुक के साथ कॉन्फिडेंस वॉक लिए अंदर चली जाती है। अन्या का वहां होना सबके लिए सवाल भी था जिसका जवाब अब उन्हें इवेंट में ही पता चलना था, इसलिए सब वहां से जल्द इवेंट की ओर बढ़ जाते हैं। इवेंट कंपनी के इसी बिग हॉल में होना था जहां कुछ ही पालों में शहर भी जानने माने हस्तियों के साथ कंपनी के हेड मेंबर भी मौजूद होते हैं। वहां मीडिया के लिए भी अलग से एरिया था जहां से वो पूरा इवेंट अच्छे से कवर कर सकते थे। पूरा हॉल में सिर्फ 2 सवाल गूंज रहे थे। पहला, आखिर मिस्टर अधिराज मैनहल ने सबको एजेंट यहाँ क्यों बुलाया, और दूसरा, मिसेज अन्या रुद्रराय चौहान यहाँ क्या कर रही है। आखिर उन्हें भी क्या इन्विशन मिली है। पर यह पॉसिबल होना किसको नहीं लग रहा था। पूरे हॉल में ये सवाल थे पर अन्या उस हॉल में अब तक नहीं थी। सीड की भी निगाहें उससे ही तलाश कर रहे थे। ये बात नीतियां बखूबी नोटिस कर सकती थी। वो अपनी मुठियां कसते हुए सीड को वहां बैठने को कहती है और साथ ही उससे एक जूस का ग्लास पीने को देती है। लेकिन अब भी सीड की निगाहें उसकी बातों की जगह कहीं और था। तभी इवेंट शुरू होता है। कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट और कुछ बेनिफिट सब्जेक्ट के बाद एक छोटा स्क्रीन प्ले होता है जहां इस कंपनी के फाउंडेशन से लेकर अब तक की जानकारी होती है। कैसे ये कंपनी मिस्टर अधिराज मैनहल के परिवार की थी, किसको अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहां स्क्रीन प्ले खत्म होने के बाद वहां स्टेज पे मिस्टर अधिराज मैनहल आते हैं। उमर यूं कहे कि 65 जो उसके चेहरे पर साफ झलक आती है। वो अपने हाथों में माइक लिए थोड़े भावुक स्वर में बोलना शुरू करते हैं। थैंक यू, आप सब मेरे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ चले आए। सवाल आप सबके मन में ढेर सारे हैं, पर उसके जवाब आज मैं चंद शब्दों में देना चाहता हूँ। उम्र के इस पर्वों पे मैं अब थक चुका हूँ। ये कंपनी मेरे लिए मेरे औलाद के समान है, जिससे अब संभाल पाना इस बड़े आदमी के लिए मुश्किल है। ऐसे वक्त पर लोग अक्सर अपने आपने वाले पीढ़ी को ये जिम्मेदारी देते हैं, पर अफसोस मेरी वो पीढ़ी वो जिम्मेदारी लेने मेरे ही कर्मों की वजह से साथ नहीं है मेरे, जिसका दोषी सबसे जायद मैं हूँ। अगर मैं पैसे और पवार की जगह परिवार को अहमियत देता, उन्हें उनका महत्व समझता, तो शायद आज मुझे कदम नहीं उठाना पड़ता है। इतना बोलते बोलते मिस्टर अधिराज मैनहल अपने आंसू पोंछ एक प्राउड स्माइल के साथ कहना शुरू करते हैं। आज मैं अधिराज मैनहल इस महल इंडस्ट्री की बागडोर एक नए काबिल हाथों को सौंपना चाहता हूँ, जिसकी कबलियत आज किसके पहचान की मोहताज नहीं। मिस्टर महल के एनोसेमेट करते ही पूरे हॉल में कानाफूसी होने लगी। सब इस बात को सुन जितने हैरत में थे उतने की क्यूरियस भी। मिस्टर मेहाल अपनी बात जाहिर किए अपना हाथ आगे किए कहते हैं, तो आज मैं सबको उससे ऑफिकली मिलना चाहता हूँ, सो प्लीज वेलकम। इतना बोल लाइमलाइट मिस्टर के साथ साथ दरवाजे की तरफ चला जाता है और साथ ही सबकी बेस पर निगाहें भी, और अचानक दरवाजा खुलता है। एपिसोड 279 आन्या की बजी, बेडी की बर्बादी। लाइमलाइट मिस्टर मेहल के साथ साथ दरवाजे की तरफ चला जाता है और साथ ही सबकी बेस पर निगाहें भी, और अचानक दरवाजा खुलता है। प्लीज वेलकम मिसेज अन्या रुद्रराय चौहान। मिस्टर मेहल के अनाउंसमेंट करते ही अन्या अपने वही रोब के साथ हॉल में एक जबरदस्त एंट्री करती है। अन्या का नाम सुन जहाँ कुछ लोग उनमें से खुश थे तो वहाँ कुछ हैरान थे, तो वही इस सब नीतियाँ की तो जैसे खून सूख चुका था और वो अपना मुंह खोले बस अन्या को देख रही थी। अन्या की वो चाल जैसे उसकी लाइफ में आने वाले भवानार का एक सफर तौर पर इशारा जो था। अन्या अपने उसी अंदाज में मिस्टर मेहल के साथ स्टेज पर उनसे हाथ मिलाकर जा खड़ी होती है।
सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सी गूंज उठती है। कुछ खुश से बजा रहे थे तो कुछ असमंजस में तो कुछ गुस्से में। इन सब के बीच सीड के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे जिससे समझ पाना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल थे। वो ही उससे समझ पाए जो उसके दिल के करीब था। सीड भी सबके बीच तालियां बजा मन में मन मुस्कुराए कहता है, रियल मिसेज अन्यारुद्र राय चौहान इज बैक। ब्यूटीफुल। वही स्टेज पे मिस्टर मेहल अन्या को बहुत प्यार और अच्छे से ट्रीट करते हुए उससे एक बुक्के देते हुए उसका मान सबको के बीच बढ़ते हैं और फिर एक पेपर्स देते हैं जिससे अन्या को साइन करना था, जिसके बाद वो मेहल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर के साथ वहां की मालकिन बन जाएगी। साथ ही चौहान इंडस्ट्री और मेहल इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन की बात थी, जहां मेहल इंडस्ट्री का प्रॉफिट चैरिटेबल फंड में जाएगा। अन्या और मिस्टर मेहल खुशी खुशी इस चीज को फाइनल करते हैं और अन्या के हाथ में सारी भागदौड़ देते हैं। मिस्टर मेहल अंत में माइक लिए अन्या को कंग्रेचुलेशन करते हुए सामने बैठे दिग्विजय जी से कहते हैं, मिस्टर दिग्विजय राय चौहान, हमारी दुश्मनी बरसों की थी, लेकिन आज तुम्हारी बहू की काबिलियत और अच्छाइयों ने देखो सब मिटा दिया। मुझे इस बात की जलन हमेशा रहेगी कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पोते के कर्म बहुत अच्छे थे, जो इस नायाब हीरे को तुम लोग ने पाया। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं इस हीरे तुम सब से चुरा लेता। क्यों, सही कहा ना? इतना बोल वो हंसने लगते हैं। दिग्विजय भी हंसने लगते हैं। मिस्टर मेहल नीचे आकर दिग्विजय जी से गले मिलते हैं। दोनों अपनी दुश्मनी को एक दोस्ती का रूप देते हुए लोगों से मिलते हैं। इवेंट खत्म होता है और सब अन्या को बधाई देते हैं। अब अन्या का रुतबा और रोब जो सबके सामने बढ़ चुका था। चौहान इंडस्ट्री के साथ मेहल इंडस्ट्री की भी जो मालकिन बन चुकी थी, अब कोई भी उससे सामने और की दुश्मनी जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वही नीतिया जैसे बेख्याली में बैठी बस गुस्से से अन्या को घूर रही थी। उससे अब ऐसा लग रहा था कि अन्या ने कसम खा रखी थी कि उससे अब चैन से जीने नहीं देगी। जिस जगह से उससे अपने और अपने डैड के लिए मदद की उम्मीद थी, अब वहां की मालकिन खुद अन्या थी। ये सब सोच सोचकर नीतिया के पसीने छूट रहे थे। ये देख सीड उससे एक पानी की बोतल पास करते हुए कहता है, क्या हुआ नीतिया? मून एंड सन इन सेम स्काई। इस इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल होते देख तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या? तुम ठीक हो? नीतिया गुस्से में टेबल क्लॉथ को जकड़ते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। मुझसे इस औरत से नफरत सी हो रही है। ऐसा लग रहा है ये जानबूझकर हमारी लाइफ को तांबा कर रही है, हम सब की इंटरफेयर करना चाहती है। ये सुन सीड सीरियस अंदाज में उसकी आंखों में देख कहता है, क्यों? वो जानबूझ के क्यों करेगी? क्या तुमने उसकी ऐसी चीज चुराई है जिसके लिए वो ऐसा करे? सीड की बात सुन एक पल को नीतिया के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। फिर जल्दी से अपने सूखे गले के घुट लिए अपने नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करोगी? मुझे दूसरों की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सब छोड़ो, अब चलो। यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना बोल उठते हुए सीड की तरफ देखती है तो वो बार बार अपना सिर पकड़ झटक रहा था। ये देख नीतिया फिक्र से पूछती है, क्या हुआ सीड, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? सीड मुश्किल से हाँ में सिर हिलाता है, पर नीतिया समझ जाती है कि वो ठीक नहीं है। इसलिए वो जल्दी से अपने बैग से मेडिसिन की एक डोज निकल साइड की और बढ़ाए कहती है, ये लो, ये दवा ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। इतना बोल सीड के हाथों में दवा और पानी देती है कि तभी सीड के हाथों से वो दवा छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देख नीतिया थोड़ी परेशान सी कहती है, ओह सीड, क्या किया तुमने, दवा गिरा दी? रुको मैं ढूंढती हूँ। इतना बोल नीतिया नीचे बैठ जल्दी से उस दवा को खोजने लगी कि तभी उसके हाथों के पास एक कदम जा रुकती है। नीतिया उस कदमों की देख जैसे ही अपनी निगाहें ऊपर करती है तो सामने अन्या उससे अजीब नजरों से घूर रही थी। नीतिया अन्या को देख जल्दी से खड़े होती है कि अन्या उससे एक तंज भरे लहजे में कहती है, क्या बात है? बेदी इंडस्ट्री के क्या इतने बुरे दिन आ गए कि उन्हें आसमान से सीधा जमीन पर आना पड़ा? अन्या की बात सुन नीतिया तो गुस्से से भर जाती है। वो अपनी मुठिया भींचते हुए अन्या को गुस्से देख अपनी एक उंगली दिखा कहती है, यू। वो इतना ही बोलती है कि अन्या अपने एक कदम आगे लेती है। ऐसे अचानक बढ़ने पर नीतिया कुछ सकपका सी जाती है। अन्या अपने एक उंगली से उसकी उंगली को साइड किए कहती है, मिस नीतिया, आई नाउ तुम्हारे पास बहुत टाइम ये यू या वो करने का, बट यू नाउ मेरे पास अब बिल्कुल समय है तुमसे बहस करने का। तुमने देखा नहीं कितनी सारी नई जिम्मेदारी मुझे आ गई है, अब तो मुझसे तुम्हें टकराने का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इतना बोल अन्या उससे एक साइड लुक दिए आगे बढ़ने लगती है कि नीतिया अपने हाथ आगे कर उससे रोकते हुए कहती है, मिसेज चौहान, आई डोंट थिंक कि अब हमारा सामना होगा कभी।
तो आप अपनी अपॉइंटमेंट अपने पास रखिए। मुझे पता है आप ये सब मेरे हस्बैंड के करीब आने के लिए कर रही है। यूं बार बार हमारे रास्ते में आके। नीतिया इसके आगे कुछ कहती कि अन्या सामने चुटकी बजते हुए कहती है, मिस नीतिया बेदी, किसके रास्ते में आना मेरी जरूरत और मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे रास्ते में आए तो बात अलग है। वैसे लगता है तुमने उस दिन बीत पे गौर नहीं किया, इसलिए बार बार एक बात दोहरा रही हो। अन्या की बात सुन नीतिया के कानों में अन्या की बातें गूंज है। इस बात का खासकर यकीन रखना, अन्या रुद्र राय चौहान अपनी चीज किसको देती और दूसरों की चीज लेती नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये याद कर नीतिया की आंखों में कुछ घबराहट सी छाने लगी। अन्या उसे यूं देख एक टैडी मुस्कान दिए वहां से निकल जाती है। जयान और जैन भी अन्या के पीछे इस हॉल से निकल जाते हैं। नीतिया बस अन्या को ताकते रह जाती है। इस मोहाल में भी उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह अब अन्या वो देख रही थी, अब उससे डर लगने लगा था। वही हॉल से कुछ दूर आते हुए अन्या आगे चल रही थी, तो वही जयान और जैन उसके पीछे थे। जयान अपने पॉकेट से रुमाल निकलता है तो अन्या चलते हुए रुक अपने पाँव को हल्का सा पीछे उठा देती है। जयान नीचे बैठ अपने रुमाल से अन्या के सैंडल में चिपके किसी चीज को ध्यान से निकाला है और जल्दी से उसे एक पैकेट में रख देता है। ये कुछ और नहीं बल्कि वो दावा था जो नीतिया सीट को देने वाली थी और वो किसके धक्का लगाने की वजह से गिर गया था। अन्या वापस से आगे चलते हुए जयान से कहती है, जयान मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट के साथ पूरी डिटेल चाहिए। ये सुन जयान हामी भरे कहता है, हो जाएगा बॉस, डोंट वरी। इतना बोल वो लोग बाहर आते हैं और जयान अन्या के लिए उसकी कार का डोर खोलता है। वही इस बात की पूरे शहर के साथ मिस्टर बेदी तक पहुंच चुका था। एक दिन में, एक पल में उसकी सारी जीत हार में बदल गई, वो भी ऐसी जो उन्हें बैठे बैठ तबाह कर रही थी। उससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या कि जीत उसकी हार बन गई। जिस जीत गुमान कर रहे थे अब उन्हें वो जीत ही अभिशाप सी लगने लगी थी। अन्या में उन्हें पूरी तरह से जो जकड़ा हुआ था, उन्होंने हर तिगाराम लगा लिया था, पर जीत के असर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मालविका जी दोहराते हुए कमरे में आती है और मिस्टर बेदी को देख परेशान निगाहों से कहती है, बेदी साहब वो नीतिया। नीतिया का नाम सुन मिस्टर और परेशान हुए पूछते हैं, क्या हुआ नीतिया को? वो ठीक है, मालविका जी उन्हें चलने का कहते हुए कहती है, आप चले मेरे साथ। वो सब छोड़ अचानक ही वापस जाने की बात कह रही है। ये सुन तो मिस्टर बेदी परेशान से हो जाते हैं। वो जल्दी से नीतिया के कमरे में जाते हैं, जहां नीतिया हड़बड़ाहट में पैकिंग कर रही थी। ये देख मिस्टर बेदी उसका हाथ पकड़ थोड़े गुस्से में कहते हैं, नीतिया ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो इस वक्त? नीतिया खुद को छुड़ाते हुए कहती है, डैड छोड़े मुझे जानने दे, मैं वापस जा रही हूँ। आपके इस जीत और हार के जंग में हार मेरी ही होगी। मैं सीध को लिए वापस कर रही हूँ, जहाँ इस बात का डर ही न हो कि सीध मुझे दूर जाए। ये सुन मिस्टर बेदी गुस्से में भरे कहते हैं, नीतिया मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सीध तुम्हारा ही रहेगा, तुम इसकी चिंता मत करो। हमने जो डिसाइड किया है वही होगा, और अभी तुम अपने पिता को इस हाल में छोड़ कैसे जा सकती हो? नीतिया झालते हुए आप पिता का हाथ झटक कहती है, जा सकती हूँ डैड, बिल्कुल जा सकती हूँ। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा सब कुछ चला जाएगा। अपने उसकी आंखें नहीं देखी, उसकी बातों मतलब नहीं समझा। जब वो रातों रात इतना कुछ सकती है तो इस बात का एहसास आने में उससे जरा भी देर नहीं लगेगा, और जिस दिन उसे इस बात की खबर होगी वो सब कुछ छीन लेगी मुझसे। फिर हम क्या करेंगे डैड, फिर हम क्या करें? इतना बोल वो फट-फूट कर रोना लगी थी। ये देख मिस्टर बेदी का दिल पसीज सा गया। वो अपने बेटी को गले लगा कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस डॉक्टर अवस्थी से बात करता हूँ, कुछ नहीं होगा। इस बात की खबर उससे कभी नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, तुम और सीड अभी कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मिस्टर बेदी अपनी बेटी को शांत करते हैं और उससे सुलाकर बाहर आ जाते हैं। अन्या ने उन्हें ऐसे मोड़ में ला खड़ा किया था कि अब सहारा भी अब उन्हें अन्या से ही मिल सकता था, जिसके लिए उन्हें सीड का इंतमाल अब करना ही पड़ेगा। उन्हें उससे खुद अन्या के करीब भेजना होगा, और शायद यही अन्या भी चाहती थी। वही अगली सुबह का वक्त, नीतिया पगलों की तरह सीड को पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर वो उससे कहीं नहीं मिल रहा था। ये देख अन्या की बातों को बार बार सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें फोन भी लगाया बट उसका फोन नहीं लग रहा था। सुबह से कोई खबर नहीं आ रही थी, नौकरों घरवालों किसको सीड की कोई खबर जो नहीं थी। उसके दिमाग में सब एक बात चल रहा था कि आखिर सीड गया तो गया कहाँ। एपिसोड 280, सिड कम टू मीट रुद्रंश।
रुद्रांश का स्कूल। रुद्रांश के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारे बच्चे एक एक बाहर आ रहे थे। रुद्रांश भी अपने नन्हे नन्हे कंधे पर एक छोटा बैग कैरी किए बाहर आ रहा था। अन्या में वादे और साथ ही रुद्रांश को समझने पर रुद्रांश समझ तो गया था, लेकिन उसके उस मासूम मन में एक उदासी सी रह गई थी। कहीं न कहीं नीतियां की बनाते उससे अब उदास कर जाती थी। आज वैसा ही दिन था। स्कूल में उसके सारे दोस्त पिछली छुट्टियों में अपने डैड के साथ जितनी मस्ती करके आए थे, वो सब एक एक रुद्रांश ने भी सुनी थी, जिससे वो आज बहुत उदास था। रुद्रांश उदासी से अपना सिर झुकाए गेट तक आता है और सारा और रॉक्सी को ढूंढने के लिए जैसे ही अपना सिर उठता है कि अचानक ही सामने देख उसके आंखों में चमक सी आ जाती है और साथ ही होठों पे एक बड़ी मुस्कान खिल जाती है, क्योंकि सामने सीड अपने हाथ में रुद्रांश के लिए एक गिफ्ट बॉक्स लिए उससे देख मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला रहा था। सीड को वह देख अंश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी से कहता है डैडी, कहते हुए वो जैसे ही भागता है कि अचानक ही नीतियां की बातें दोबारा ही उसके मन को छू जाती है और उसके सीड की ओर बढ़ते हुए कदम रुक से जाते हैं। वो एक नज़र सीड को देख अपना सिर वापस से झुका लेता है। ये देख सीड को बड़ा अजीब लगता है। आखिर एक पल उससे क्या हो गया। रुद्रांश का यूं उदास लगता हुआ चेहरा सीड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो खुद की अपने कदम रुद्रांश की ओर बढ़ता है और उसके सामने घुटनों के पल बैठ बड़े प्यार से उसके छोटे से गालों के सहती उसका चेहरा थाम उससे ऊपर उठते हुए कहता है, जूनियर चौहान, क्या हुआ आपको? सीड के सवाल पर रुद्रांश कोई जवाब नहीं देता, बस अपना मुंह फेर लेता। ये देख सीड उसके चेहरे की ओर झुककर देखते हुए पूछता है, व्हाट हैपन? क्या आप मुझसे नाराज हो? रुद्रांश ये सुन झट से एक बड़ी सी नम में सिर हिलाता है। ये सुन सीड सोचते हुए पूछता है, क्या मैंने कोई बिग मिस्टेक किया है? ये सुन रुद्रांश दोबारा अपना सिर न में हिलाता है। ये देख सीड रुद्रांश के बाजू को पकड़ थोड़े कंफ्यूज सा परेशान हुए पूछता है, तो क्या बात है? मेरे फ्रेंड ने मुझे देखा भी नहीं, मुझे से मिला भी नहीं और मुझे बातें भी नहीं कर रहे हो और उदास भी लग रहे हो। क्या बात है? क्या स्कूल में किसी ने आपको डांटा? सीड की बात सुन रुद्रांश अपने वही छोटे एटीट्यूड में एक पाउट के साथ कहता है, किसकी हिम्मत जो कोई रुद्रांश रुद्र राय चौहान को डांटे। रुद्रांश इज गुड बॉय। इतना बोल रुद्रांश अपने कॉलर को उठता है। ये देख सीड उसके अंदाज से इम्प्रेस हुए अपना सिर हाँ में हिला हल्का मुस्कुराते हुए उसके गालों को छू कर कहता है, ओह माय गॉड बॉय, ये तो मुझे पता है, बट आप ये बताओ, आप मुझे देख पहले से हैप्पी क्यों नहीं हुए? मुझे बातें भी कर रहे हैं। क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? आपने उस पूजा वाले दिन भी मुझे बातें नहीं की। सीड की बातें सुन रुद्रांश को नीतियां की बातें याद आने लगती है। वो पहले कुछ सोचता है, फिर झट से अपनी एक उंगली दिखते हुए क्यूटलिट कहता है, ओनली क्वेश्चन पूछो। ये सुन सीड उसके बालों में हाथ फेर कहता है, हाँ हाँ पूछो। रुद्रांश सीड की आंखों में देख बड़े मासूमियत से पूछता है, रुद्रांश से गुड बॉय न, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये सुन सीड तो एक नज़र रुद्रांश को ताकते रह जाता है, फिर बड़े प्यार उसके गालों को छू कर कहता है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा? मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत से भी जायद। ये सुन रुद्रांश झट से खुश हुए कहता है, सच्ची? उससे गंदी आंटी से भी ज्यादा? रुद्रांश की बातें सुन सीड उचकते हुए पूछता है, गंदी आंटी? कौन गंदी आंटी? सीड के सवाल पे रुद्रांश धीरे से अपना जीव कटता हुआ मान में कहता है, ओह शी डैडी से मैंने ये क्या कह दिया? सीड रुद्रांश से पूछे गए सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था कि रुद्रांश ने जल्दी से अपनी क्यूटनेस का जादू चलाए सीड के गालों को थम कहता है, कुछ नहीं, पहले रुद्रांश से प्रॉमिस करो, अपना हाथ आगे किए कि अब आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रुद्रांश की बात सुन सीड झट से उससे अपने सीने से लगा कहता है, प्रॉमिस बेटा, मैं आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। ये सुन रुद्रांश भी काश कर सीड को हक कर लेता है, फिर उसके साथ मस्ती करने लगता है। रुद्रांश काफी दिनों के बाद खुशी से खिलखिला रहा था। सीड को भी रुद्रांश के खिलखिलाहट की आहट दिल में सुकून बटोर रहा था। वो भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। शायद इसे ही कहते हैं कि रिश्तों को यादों की जरूरत नहीं, दिल से बनने रिश्ते उन्हें भीड़ में भी पहचान लेता है और खून से बनने रिश्ते हर मोड़ पे अपने करीब खींच लेता है। और ये रिश्ता तो दोनों जज्बातों के मेल का था, जहाँ शब्दों के मोल से जायद अहमियत जज्बातों के संगम का था। रुद्रांश के दिल की उदासी कहीं न कहीं सीड के तक पहुंच ही चुकी थी। इस बाप बेटे बनने प्यारे मोमेंट को कुछ दूर खड़ी अन्या भी देख रही थी। आज उसके आंखों आंसू पर शायद एक में गम के तो दूसरे में खुशी के। वो इन्हें देख एक दर्द और खुशी की आह लिए बहुत तपक भरी आवाज में कहती है, रुद्र
उस शब्दों में अन्या के सामने वो पल की सच्चाई याद आती है जिसके शायद उसने सपने देखे थे।